हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का कंप्लीट रिवीजन कोर्स करेंगे जो कि 30 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आज यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक ले चलेगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 31 अक्टूबर का है। तो इस रिवीजन सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2015 से लेकर के 2019 तक लेकर होगा। इसके बाद उसमें सेट भी बताएंगे। इसमें आपको जितना भी आप चीज़ भूले हैं, जो लॉकडाउन के कारण जो एग्ज़ाम का पोस्टपोनमेंट हुआ उसके कारण बहुत सारा चीज़ आप भूल गए होंगे, तो सारा चीज़ आपका फिर से रिवाइज होगा और 4-5 दिन के बाद आप देखिएगा आपका क्या इम्प्रूवमेंट है, या आप अपने आप ही आगिएगा। मतलब कि आप 30 दिन इसके साथ जुड़े रहिए, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो एकदम आपका रिज़ल्ट जो है बेहतर हो जाएगा। आप देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका 90 का क्वेश्चन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मिला के सब में 30-30 क्वेश्चन होता है। तो हम क्या करेंगे कि फिजिक्स का 30 क्वेश्चन का एक बार डिस्कशन कर देंगे और केमिस्ट्री का मतलब कि एक का 3 पार्ट में डिस्कशन कर देंगे, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा होगा या फिर उससे कम हो सकता है। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगा, आपका भी आसानी होगा और हमारे लिए भी आसानी होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी फिजिक्स का क्वेश्चन अभी हम सोल्व करते हैं 2015 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, सूरज का जो है ताप नापा जाता है। सूर्य का जो ताप नापा जाता है ऊष्मामापी द्वारा, मतलब कि आपको याद रखना होगा ऊष्मामापी द्वारा नापा जाता है। या फिर लॉजिक से आप देखिएगा तो जो सूरज का ऐसे सोचिएगा कि सूरज का जो तापमान है, तो सूरज तो वैसे ही उसका सतह पर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस का जो ऊष्मा होता है, तो बहुत ही हीट होता है, मतलब कि उसमें बहुत सारा तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस कम थोड़ी है। तो उसको अगर हम प्लैटिनम ले जाएंगे नापने के लिए, तो वैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि बॉयल हो जाएगा। और दूसरा गैस, तो गैस ले जाएंगे तो उसमें ना पाएगा, मतलब कि ये लॉजिक है, मतलब ऐसे आप सोच सकते हैं। और वाष्प, यानी कि ये वाष्प मतलब क्या कि जो पानी जो गर्म करते हैं तो वाष्प निकलता है, उसके द्वारा वैसे नापने वैसे ही टेम्परेचर है तो वो गैस बन के उड़ जाएगा। तो बच गया एक ही ऑप्शन ऊष्मामापी, मतलब ये आपको लॉजिक से सोचने के लिए हम बताएं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा चालकता गुणांक को की बीमा क्या है। बीमा मतलब कि डायमेंशन। अब डायमेंशन हम किसी चीज़ को पता करने के लिए हम ऐसा एक फार्मूला खोजते हैं जिसमें डायमेंशन वो अलग हो जिसको हमको निकालना है। तो उसका एक फार्मूला है, अब देखिए हम जानते हैं Q यहाँ पर हीट है इज इक्वल टू KA इंटू डेल ऑफ T बाई L होता है। मतलब कि एक फार्मूला है जिसमें आपका ऊष्मा चालकता जो है वो K होता है, ऊष्मा चालकता, समझे। हमें इसी का डायमेंशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको छोड़ करके बाकी सबको इधर लाते हैं। देखिए सबको बता दे रहे हैं, Q जो है हीट है, इसका डायमेंशन जो हीट के बराबर होता है। हालांकि यहाँ पर Q ऊष्मा होता है, T टाइम है, L लेंथ है, मतलब कि इसका मीटर में डायमेंशन होगा, और डेल ऑफ T का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसका जो है यूनिट है केल्विन है। तो लिखते हैं जो यहाँ पर Q है इसका जो बीमा होता है वो होता है mL² T-2 बाई टाइम का डायमेंशन होता है T बराबर, हमें K का डायमेंशन निकालना है। और देखिए एरिया का मतलब कि L² लेंथ का स्क्वायर और नीचे L है, यानी कि ये दोनों को हम काट देंगे तो बचेगा सिर्फ हमारा L। और डेल ऑफ T यानी कि टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो यहाँ हम लिख लेते हैं केल्विन। और हमें सिर्फ K का डायमेंशन निकालना है, तो K को छोड़कर बाकी सबको इधर लाते हैं, तो इंटू में आ जाएगा L, यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं L, और यहाँ पर आ जाएगा K, यानी कि सिर्फ ये हमारा जो है अब ये ख़त्म हो गया। अब ये होगा डायमेंशन आ गया हमारा K का, यानी कि ऊष्मा चालकता का। तो देखिए लेंथ नीचे भी है और लेंथ ऊपर भी, यानी कि एक L² है, L है, तो यानी कि L से स्क्वायर ख़त्म। और नीचे भी टाइम है और ऊपर -2 है, तो ये जब इधर से ऊपर जाएगा तो ये -2 से ये -3 हो जाएगा। और केल्विन नीचे है, यानी कि ऊपर जाएगा तो केल्विन में -1 हो जाएगा, यानी कि MK T-3 और K-1, जो देखिए हम लिख दे रहे हैं L में 2 है तो 1 कट गया, और T में -2 है और यहाँ नीचे चलेगा -3, और आपका ये जो केल्विन नीचे है ऊपर जाने पर -1 हो जाएगा केल्विन। तो अब देख लीजिए कौन सा आपका आंसर है, ML T-3 K-1। तो देखिए तीसरा बी ऑप्शन देखिए, ML T-3 और K-1, यही आपका डायमेंशन है। आप लॉजिक सोच सकते हैं, अगर आपको पूरा चीज़ नहीं आ रहा है तो आप 50-50 ऑप्शन में ला सकते हैं। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस इधर है, अगर नीचे आएगा तो नेचुरली K⁻⁻1 होगा। तो देखिए K⁻⁻1 2 ऑप्शन में है कि 3 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करके, मतलब आप जल्दी ऐसा सोच सकते हैं। बहुत में क्या होता है कि आप एक ही डायमेंशन देखिएगा तो पकड़ में आ जाएगा। हालांकि इसमें -2 -3
टी का भी माइनस टी का टाइम वाला देखें तो -3 2 में है। तो इसी प्रकार से आप एलिमिनेट करके आप जल्दी से सोच सकते, मतलब हम जितना इतना कि आप डायरेक्ट नहीं करते, आप डायरेक्ट यहाँ क्यू का वैल्यू रख करके आराम से जल्दी जल्दी निकाल सकते थे। फिर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, परम शून्य ताप वह ताप है जिसमें, देखिए परम शून्य ताप है का, परम ताप शून्य जिसे कि हम लोग कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि हमारे यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन परम ताप शून्य वह तापमान है, हम लोग पढ़ते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि बहुत ही ठंडा। हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर में ठंडा होता है तो वहाँ पर -2 -3 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ़ जम जाता है। तो ये -2-3 नहीं है, माइनस में 273, मतलब कि बहुत ही ठंडा। मतलब आदमी उसमें जाएगा तो समझिए उसका क्या होगा। और इस तापमान पर अगर हम लोग जो बैड कंडक्टर होता है, मतलब कि बैड कंडक्टर का मतलब कि विद्युत का जो चालक, जिसमें चालक नहीं करता है, अगर उसको भी हम लोग इस तापमान पर लाएंगे तो उसमें भी कंडक्टिविटी, मतलब कि उसमें भी विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। अब देखिए कि जैसे गाय का जो सीम दिया जाता है, उसमें जो वो जो सीम रखा जाता है वो क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, उसका भी तापमान होता है बहुत ही माइनस में जाता है, -150 -200 होता है। तो उसमें उसको रखा जाता है, उसमें बहुत जो है उस प्रकार के सामान रखा जाता है जो वातावरण से, जैसे कि बारिश हवा से जो रिएक्शन करने के समय जो ख़राब हो जाता है उसको माइनस में रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे परम तापमान शून्य क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पर क्या होगा, मतलब ऐसा चीज़ पर अगर गैस को लाया जाए तो उसमें गैस में क्या होगा, इसमें होता क्या है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो देखिए अणु का जो भी है उसमें 2 गो ऊर्जा होता है, एक में होता है उसका गतिज ऊर्जा और एक होता है 2 प्रकार का काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल ऊर्जा होता है, और दोनों को मिलाकर के ही टोटल एनर्जी बनता है। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल जो इधर उधर जाता होगा, जो रैंडम मौसम करता है या फिर मतलब इधर उधर अपने से घूमता होगा, वो नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है शून्य हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। और आप लोग देखें कि लिक्विड नाइट्रोजन से एक्सपेरिमेंट करता होगा, तो देखिए आप लोग यूट्यूब पर हैं तो आप लोग एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखिए, समझे। आपको 2-3 हम चैनल का नाम बता दें, जैसे कि हैकर ओम है, इसका लिक्विड नाइट्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट देखिएगा तो और आपको जल्दी समझ में आएगा कि -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या चीज़ होता है। आप लोग रिएक्शन देखिए तो और जल्दी समझ में आएगा। चौथी चीज़ देखिए, वास्तविक गैसेस आदर्श गैस नियमों का अधिकतम निकटता से पालन कैसे करती है, मतलब पालन कैसे वास्तविक गैसें आदर्श गैसों के नियमों का अधिक निकटता से पालन करती है। तो क्या ऐसा कंडीशन बनाया जाए, देखिए 2 गैसें का जिक्र किया गया है यहाँ पर, वास्तविक गैसें और आदर्श गैसें। आदर्श गैसें वैसी गैसों को कहते हैं जो PV = nRT को फॉलो करता हो। लेकिन जो हम लोग जितना भी 2 चीज़ होता है, एक तो हम लोग मानते हैं लेकिन होता कुछ और है, जैसे कि रियल गैस वही चीज़ है जो हम लोग जो गैसें हैं, लिक्विड नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी जो काम में लिया जाता है वो रियल गैसें होती हैं। और जो PV = nRT होती है वैसा गैस एक्सिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ वो किताबों में हम लोग इक्वेशन या सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वास्तविक गैसों को अगर आदर्श गैसें बनानी हो तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए देखिए उसका हम याद करने का टेक्निक बताते हैं। याद रखिएगा, LPG आपको याद होना चाहिए, जैसे LPG गैस पढ़ते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वैसे याद रखिए LP बस एक काम का चीज़ है, LPG ऐसा याद रखिएगा। देखिए L से हुआ लो और P से हुआ प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मतलब एगो चीज़ कम होगा तो एगो चीज़ ज़्यादा होगा, ये आपको लॉजिक सोचना है। और याद करने का तरीका LPG यानी कि याद रखिए LP यानी कि लो इन प्रेशर एंड हाई इन टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। लेकिन याद रखिएगा LPG बस याद हो जाएगा, LP का मतलब कि लो इन प्रेशर। अब देखिए प्रेशर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, देखिए कम किस में है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। ऑप्शन नंबर बी देखिए, निम्न ताप और उच्च ताप पर, तो यही आपका आंसर है। निम्न प्रेशर यानी कि लो प्रेशर, इसी के लिए हम LPG आपको याद करवाएं कि इसे याद रखिए कि LP का मतलब लो इन प्रेशर और हाई इन टेम्परेचर। ऐसे ट्रिक है LPHT, लेकिन LP कैसे याद रहेगा, LPG से याद रखिएगा। 5वां चीज़ देखिए, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक ऐसा यूनिट क्या होता है, मतलब कि यांत्रिक तुल्यांक समझिए कि इसमें डायमेंशन ही पूछा जा रहा है ऊष्मा का। तो ऊष्मा का हम लोग पढ़ते हैं जूल पढ़ते हैं, और एक होता है कैलोरी होता है। अब देखिए जूल और कैलोरी में दोनों ही इसका यूनिट है, और दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर देखिए जो अंतर उसमें क्या होता है कि जो एक कैलोरी होता है, कैलोरी बड़ा होता है और जूल छोटा होता है, दोनों ही यूनिट है। तो 1 कैलोरी = 4.2 जूल, जूल होता है 1 कैलोरी = 4.2, यानी कि 4.2 जूल मिल करके 1 कैलोरी होता है। तो इसमें देखिए कौन है जूल, कैलोरी क्या होता है, जूल
अब देखिए, अब आपको नहीं पता है अब जूल इंटू कैलोरी होगा या फिर जूल बाई कैलोरी होगा। तो देखिए दोनों यूनिट है, लेकिन यहाँ पर पूछा है ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक, तुल्यांक मतलब इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो आंसर है जूल बाई कैलोरी, तो जूल जो है ये बाई कैलोरी करके ये 1/4.2 को ही क्या कहा जाता है, यांत्रिक तुल्यांक, मतलब उसी के इक्विवेलेंट, इसका दोनों का रेशियो ही यांत्रिक तुल्यांक के बराबर हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है वो बी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकता है, ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर फेंकता है। अब की ओर फेंकता है, उसके ओर फेंकता है तो गेंद 20 मीटर ऊपर उठ के उसके हाथों में वापस आ जाता है। गेंद की प्रारंभिक गति क्या थी और वह हवा में कितने समय तक रही। देखिए आपको मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि आपने गेंद को किस स्पीड से ऊपर फेंका, जो वो तो 20 मीटर ऊपर उठकर उसके हाथों में आ गया। मतलब कि पहले क्या हुआ, पहले मान चलिए हमने यहाँ से गेंद को फेंका तो गेंद ने 20 मीटर ऊपर उठा, फिर वो 20 मीटर ऊपर से आपके हाथों में चला आया। तो इसमें आपको दो चीज़ पूछा जा रहा है, ये तो बताइए कि आप फेंके कितना, यानी कि इनिशियल स्पीड क्या था, और दूसरा ये जो हवा में इतना देर आप फेंक के आने में समय कितना लगा। तो देखिए इसका आपको दो फार्मूला जानना होगा। तो पहला फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला है कि हाइट बराबर जो होता है इज इक्वल टू u²/2g। मतलब कि आपको हाइट पता है तो आप स्पीड निकाल लीजिएगा। इनिशियल मतलब कि आपने कितना से फेंका है, प्रारंभिक कितना फेंका कि ये हाइट इतना ऊपर चला गया, या फिर अगर आपको इनिशियल स्पीड पता है तो ये पता कर सकते हैं कि भाई इतना स्पीड से फेंके तो कितना ऊपर जा सकता है। हमें यहाँ पर u निकालना है, यानी कि प्रारंभिक वेग निकालना है। तो हाइट दिया हुआ है कितना गया भाई 20, हाइट दिया हुआ 20 मीटर, और u² यानी कि हमें u निकालना है, u² नहीं निकालना है 2g। जी का वैल्यू यहाँ पर कहा कि देने के लिए 10 लिया है तो ले सकते हैं 10 दूना 20। तो देखिए हम डायरेक्ट बताते हैं, इधर 20 है, इधर से इधर चला जाएगा, यानी कि इधर ही 20 भी होगा, यानी कि 20 गुने 20 हो जाएगा, यानी कि u² का वैल्यू जो होगा वो डायरेक्ट 400 हो जाएगा। 20 गुने 20 400 हो जाएगा। तो देखिए u² का वैल्यू जब 400 है तो u का वैल्यू डायरेक्ट हम रूट कर देंगे, स्क्वायर हट जाएगा तो u का वैल्यू आ जाएगा 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए u का वैल्यू हमें चला है 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा कितना ऑप्शन है, u का वैल्यू 20, यानी कि 2 ऑप्शन है, लेकिन हमें भी फिर भी अभी टाइम हमें निकालना होगा। टाइम का फार्मूला देखिए, टाइम इज इक्वल टू 2u/g होता है। क्या होता है 2u/g, मतलब कि इतना स्पीड से फेंके तो कितना समय में वापस चला आएगा, इसका ही फार्मूला है। तो देखिए हम अभी u हमें पता चलेगा कि भाई 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ से फेंके थे तो कितना समय बाद हमारे पास ही चला आएगा, इसका ही तरीका है। इसमें u क्या लेंगे 20 मीटर, और g का वैल्यू को पता ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 दूना 20, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि समय जो लगेगा ऊपर फेंके थे और आपके हाथ में आने में 4 सेकंड का लगेगा। तो देखिए आपका ऑप्शन जो है डी है। हालांकि इसमें 50-50 मार सकते हैं, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन रहता यहाँ बी सी ऑप्शन में अगर रहता टाइम इक्वल टू 3 सेकंड तो आप डायरेक्ट ही मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर है 4 सेकंड। मतलब कि समझ रहे हैं ना लॉजिक से, मतलब कोशिश कीजिए कि जैसे जल्दी पकड़ने का, पूरा सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले खोजिए कि u किस में, अगर सब में, अगर इसमें मान चलिए सी ऑप्शन में u अगर 30 होता तो हम डायरेक्ट टाइम निकालने नहीं जाते, डायरेक्ट डी ऑप्शन हो जाता, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें u जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरीके से बनाया जाए, इसका ऑप्शन है डी नंबर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, m द्रव्यमान की एक वस्तु किसी r त्रिज्या वाले अर्धगोलीय प्याले के धरातल पर है, इसके किनारे से नीचे की तरफ सरकती है। प्याले की तली पर पहुंचने में वस्तु का वेग है। देखिए कह रहा है अर्धगोला के मतलब देखिए कि वो बॉल हम लोग खेलते हैं, टेनिस बॉल खेलते हैं कि नहीं। अब इसको आप आधा आधा काट दीजिए तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। स्फीयर का मतलब कि पूरा गोला, हेमी का मतलब कि आधा, तो ये बन गया। अब वैसा का कुछ हम बनाते हैं, ये अर्धगोला है। अब इसमें कहा है कि इस अर्धगोला है, अब देखिए इसके m मास के द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या, r मान लीजिए इसका रेडियस r है, त्रिज्या वाले अर्धगोली प्याले के धरातल पर इसके किनारे से नीचे की तरफ सरकती है। धरातल पर इसे किनारे की तरफ देख सकती है। देखिए यहाँ पर m मास का, मान चलिए कुछ गोले उले रख दिए, चाहे कुछ रख दिए, m मास का कुछ भी रख दिए। इसमें कहा नहीं कि m मास का आप क्या रखें, m मास का एक वस्तु है, वस्तु कुछ भी शेप का हो सकता है, तो इसको हम रखें। अगर इसका रेडियस r है तो ये जब इसको ढूंढ रहा है, मतलब चाहे अपने से ही ढूंढ जाएगा। मान लीजिए गोले रखेंगे तो पक्का एक गोल चीज़ रखेंगे तो ढूंढ जाएगा, चाहे कुछ भी चीज़ रखें तो ढूंढ जाएगा। तो ढूंढ जाएगा तो ये बताइए कि यहाँ जो स्पीड आ जाएगा, ये फाइनली जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर जो आएगा, तो यहाँ मान चलिए यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ ज़मीन है, तो पक्का ये ढूंढ कहेंगे
इधर साइड चलाएगा कि नहीं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या स्पीड आएगा यही पूछा गया है। तो ये डायरेक्ट आपको फार्मूला किताब में भी, एनसीईआरटी किताब में फिर अब जो पढ़ते होंगे उसमें डायरेक्ट फार्मूला है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है √2GR। अब देखिए √2GR मतलब कि सिर्फ उसके ये रेडियस पर डिपेंड करता है। मान चलिए इसका रेडियस 2R आता तो यहाँ R की जगह पर 2R लिखते हैं। अब देखिए ये जो स्पीड आया √200GR, ये सिर्फ इसी का आंसर नहीं है, ये बहुत सब सवालों का आंसर है। अब देखिए 2 सवाल का और आंसर है। देखिए आप मौत का कुआं देखे होंगे, मौत का कुआं में जैसे कि कर्व शेप कैसे बना होता है, मौत का कुआं ऐसे ही रहता है ना, गोल शेप का ऐसे ही रहता है मौत का कुआं। इस पर मौत का कुआं मोटरसाइकिल चलता है। तो देखिए मोटरसाइकिल जो चलाया जाता है उसको एक स्पीड दिया जाता है कि मतलब आप इतना स्पीड पर चलाइए तो आप नहीं गिरिएगा, और इसके ऊपर चलाइएगा तो कोई चांसेस नहीं गिरने का। मतलब कि एक कम से कम इतना बता जाता है कि अपने कम से कम आपकी गाड़ी में इतना स्पीड होना चाहिए। तो जो स्पीड कम से कम वाला कैसे निकलता है, इसका फार्मूला भी यही है √2GR। अभी जितना रेडियस ही बनाया जाता है ये जो मौत के कुआं वाला का, उसी का रेडियस में गुना किया जाता है। देखिए कोनो मोटरसाइकिल का इसलिए ज़्यादा रखा जाता है, कोई का अगर रेडियस कम है मौत के कुआं का, कोई का ज़्यादा है, लेकिन सब लोग एक ही साइड रखता है। तो इसी से निकलता है कि कितना मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि मिनिमम इसमें निकला 30, मान चलिए कि 30 मीटर पर सेकंड मोटरसाइकिल को आप रखना है, मतलब कि इतना रखते हैं तो आप नहीं गिरिएगा, लेकिन इतना से जैसे ही कम आया तो आप पक्का है कि मोटरसाइकिल नीचे गिर जाइएगा। अब इस इतना के ऊपर आप जितना रखना है उतना रखिए ना, 30 रखना है, 35 रखना है, 40 रखना है, मतलब उसमें गिरने का कोई चांसेस नहीं है। अगर इससे कम हुआ तो आप गिर जाइएगा। इसका ये वो उत्तर हुआ। दूसरा का आप देखिए इसमें भी पूछा जा सकता है कि मोटरसाइकिल, लेकिन मतलब कि हम आपको बता रहे हैं, मतलब वो चीज़ बता रहे हैं जो आपके काम का चीज़ है, जो आप जानिएगा तो आपको कहीं मौत के कुआं में जाइएगा तो आप अब देखिएगा कि भाई जो चीज़ आपको फिजिक्स में हर एक चीज़ वही पढ़ाया जाता है जो आपके काम का है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके जब आगे पढ़िएगा तो उसमें आपको काम आएगा। समझिए, आपको डिजाइन, मान चलिए उसी मौत के कुआं को डिजाइनिंग करना होता तो कैसे बनाता, कितना स्पीड चलाता, यही सब जान करके फिजिक्स पढ़ के ये समझिए जा सकता है। दूसरा है कि आप जैसे रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइड में जाइएगा तो रोड जो बनता है तो देखिएगा कभी कभी कर्व रोड बनता है, जैसे घुमाव वाला रोड बनता है। तो जब घुमाव वाला रोड बनता है ना, तो जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, ये वाला उठल होता है, थोड़ा सा उठाया जाता है, ये वाला उठाया जाता है। काहे, जैसे कि रोड ये समतल है तो इससे उठाया जाता है घुमाव पर, क्योंकि जब आप तेज़ में मोटरसाइकिल लेके जाइएगा तो एक बार घुमाइएगा तो आपको घुमाना इधर होगा, लेकिन टेंशन घूम और आगे में जाता है। इसी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसको इतना ऊपर उठाया जाता है। तो 2 आपको एप्लीकेशन बात, एक एक फार्मूला का 2 कॉपी, इसलिए हम कहते हैं कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा बात जान गए अपन मौत का कुआं, बहुत लोग नहीं बताएगा, इसलिए हम आपको बता दिए। तो ये वो क्वेश्चन था, हमने 2-3 को डिस्कस कर दिया। तो √2GR आपका ऑप्शन ए है। देखिए 8 नंबर, पृथ्वी की औसत घनत्व। जैसे कि पृथ्वी का औसत घनत्व, जैसे हम लोग का जो पृथ्वी है यानी कि जो धरती है, ये पृथ्वी का, ये जी पर डिपेंड करता है कि नहीं, जैसे कि ग्रेविटी पर डिपेंड करता है कि नहीं। देखिए ग्रेविटी पर इसका डिपेंडेंट है, मतलब कि जैसे कि हम सूरज के, ये ग्रेविटी आया किसके, सूरज के कारण कहीं ना कहीं वो खींचता है, इसी कारण जी का हम लोग का वैल्यू मिला 9.8। अब जैसे जैसे हम लोग अलग अलग प्लैनेट पर जाएंगे, तो जैसे कि सूरज ये ऐसा प्लैनेट है ना हम लोग का, चौथा नंबर पर हम लोग हैं, वेनस मरकुरी आर्थ, तो इसमें जी का वैल्यू और ज़्यादा होगा, इससे तो और कम होगा, ऐसे ही कम किसी और के पास और भी कम होगा तो उसका वैल्यू जी हो। तो जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अभी जो मास का जो फार्मूला है ये भी जी पर डिपेंडेंट है। देखिए कैसे हम लोग जी का इनडायरेक्टली फार्मूला जी इक्वल टू GM/R पढ़ते हैं कि नहीं, GM/R², ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो देखिए अभी मास अब जब निकालिएगा तो इसमें सबको इधर साइड कीजिए, मास निकालने का आप क्या कीजिएगा, जी कीजिएगा, फिर R GM/R ऐसे कुछ कीजिएगा, फिर इधर साइड रखिएगा। तो अब देखिए कि मास में जी आ गया, यानी कि जो अब डेंसिटी अब हम निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। तो मास की जगह पर हम लिखे नहीं GR²/G। तो देखिएगा कि जी इसमें चला गया, यही जी है। देखिए 2 जी है, एगो यो जी है, एगो जी है। तो ये जो जी है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप पढ़ते होंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका एक वैल्यू होता है, ये कभी बढ़ता और घटता नहीं है। जो जी है इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद जो भी है उसका यूनिट वो होगा, ये कभी बढ़ता और घटता नहीं है। लेकिन जी है इसका, जैसे हम लोग के लिए धरती पर 9.8 है, अगर हम धरती से तनिशान और ऊपर उठ जाएं तो उसका तनिशान और वैल्यू हो जाएगा। फिर अगर धरती में अगर हम सेंटर पर चलें तो पक्का 0 हो जाएगा। मतलब कि ऊपर जाने पर बढ़ता है घटता है, ऐसा कुछ होते रहेगा, फ्लक्चुएट होते रहता है। लेकिन जी का वैल्यू, तो हम पूरा फार्मूला में देखिए कि डेंसिटी निकालने के लिए मास बाई वॉल्यूम, जब मास को हम लोग जी के फॉर्म में लाए तो देखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसी को हिंदी में कहते हैं कि अणु
क्रमानुपाती मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, मतलब कि g का वैल्यू बढ़ेगा तो मास का भी वैल्यू बढ़ेगा, और जब मास का वैल्यू बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। ये आपको समझना होगा। तो यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर, g के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि g का वैल्यू अगर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा। अगर g का वैल्यू घटता है तो डेंसिटी भी घट जाएगा और मास भी घट जाएगा। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन, 2 ओम के प्रतिरोध वाले तार के सिरों के बीच 4 वोल्ट का विभवांतर है। तार की किस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति सेकंड संख्या होगी। हमें जो है इसमें दिया क्या है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज का मतलब कि विभव का अंतर, वही इंग्लिश में कहें तो वोल्टेज, विभवांतर। तो वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज है आपका 4 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो है 2 ओम का। ओम का सिंबल ऐसे होता है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखिए हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजर, बात सही है। इलेक्ट्रॉन के गुजरने के कारण ही या फिर इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही तो करंट बहता है। तो ठीक है, हम पहले क्या निकालते हैं, आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आई। देखिए फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज है 4 और रेजिस्टेंस है 2, यानी कि आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए करंट का वैल्यू आ गया 2 एम्पियर। हम जानते हैं Q/T, क्या जानते हैं, Q/T इज इक्वल टू आई होता है, Q/T इज इक्वल टू आई होता है। तो अभी तो हमारा Q/T के वैल्यू आ गया, इसका मतलब कि 2 एम्पियर। हमसे पूछा क्या गया है कि काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकंड संख्या, प्रति सेकंड, प्रति मतलब कि बट्टा, प्रति का मतलब अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि Q का एक और फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े होंगे शुरू में दिया होगा, Q इज इक्वल टू NE, क्लास 10th में आपको फिजिक्स की किताब में दिया होगा Q इज इक्वल टू NE। बस हम Q की जगह पर NE लिख देंगे, Q इज इक्वल टू NE, इधर 2 एम्पियर तो 2 एम्पियर। अब हमें देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रति सेकेंड है निकालना, इलेक्ट्रॉन के प्रति सेकेंड यानी कि E हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड की संख्या निकालना है, मतलब E/T कितना N का वैल्यू जो है यही हमें निकालना है। तो अब हम क्या तरीका सोचेंगे, तो पहले फिर से इतनी क्लियर कर लेते हैं। हमारा आया Q इज इक्वल टू Q/T आया था 2 एम्पियर, एंड Q इज इक्वल टू NE हो गया इलेक्ट्रॉन बटा T इज इक्वल टू 2। अब हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी कि जो E का वैल्यू हम इधर कर देंगे तो N/T का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो E का वैल्यू 2 और इधर साइड गुना में है तो इधर साइड आ जाएगा गुना में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है कूलाम्ब में, इसका वैल्यू जो होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम्ब। ये भी आपका यूनिट सब दिया होगा, इसलिए कहते हैं हम आपको रिवाइज करवाएंगे। आप लोग पढ़े हैं लेकिन आप भूल गए होंगे, उस चीज़ को हम रिवाइज करवा रहे हैं। Q इज इक्वल टू, यानी इसमें Q का वैल्यू जो आया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम्ब। अब देखिए तो हमें निकालना है N/T, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। अब इधर साइड था 2 और इधर साइड है 1.6 इंटू, अब देखिए जब -19 ऊपर चल जाएगा तो ऊपर 19 हो गया। अब इसमें आप कुछ करते रहिए, इसमें 0 बैठा दिए तो इसमें 1 दशमलव वाला खत्म, यानी कि 16 हो गया। अब देखिए आप कर सकते हैं 5 का 20, 4 का 16, फिर आप कुछ कर सकते हैं 4 से काट सकते हैं तो 1.25 कर दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, जैसे कि 4 एकम 4 दशमलव काट के, और इधर 10⁻19, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो देख लीजिए आप ऑप्शन कितना है। देखिए आपका ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन, देखिए 1.25 इंटू 10⁻19 यही निकल गया। तो बस आपका जस्ट फार्मूला है। पॉलिटेक्निक में क्या होता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट अगर सवाल बनने लगा तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा लड़कों को, जस्ट आप फार्मूला पुट कीजिए, वैल्यूएशन आपका आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्रेन 120 मीटर गहरी खान से प्रति घंटा 900 किलोमीटर कोयला ऊपर लाती है, तो क्रेन की शक्ति मतलब पावर, इंजन का पावर ना पढ़ते हैं इंजन को। अब देखिए इंजन का जो सीसी में आता है कि बुलेट का सीसी 100 सीसी का है, तो ये सब का है पावरों का कन्वर्ट, मतलब 1 सेकंड में कितना काम कर रहा है, ये सब का यूनिट है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्रेन का यूनिट दिया है कि क्रेन 120 मीटर गहरी खान से, मतलब कोई क्रेन है, अब खदान से क्रेन निकलता है, मतलब बहुत ही भीतर से बड़का बड़के ना निकाला जाता है, जैसे कि
पतला पतला तार से होता है, उसका कोई मोटा मोटा तार से ज़मीन के अंदर से यहाँ से आपका खोदाना निकाला जाता है। तो वही आपका दिया है कि क्रेन निकाल रहा है। अब देखिए ये मान चले कि धरती के अंदर है, ये धरती से निकल रहा है, इसका जो गहराई है 120 मीटर। 120 मीटर कम नहीं है, समझे। और ये हर जगह नहीं है, 120 मीटर कम थोड़ी है। 40 50 80 ले 100 ले तो पानी निकल जाता है। 120 मतलब उतने कहीं लेवल पर है। मीटर खान से प्रति घंटा, देखिए यूनिट पर तनी ध्यान दीजिएगा। हमेशा यूनिट को अगर मीटर है लेंथ में तो टाइम का सेकंड में होना चाहिए, अगर जो किलोमीटर में है तो घंटा में होना चाहिए। तो देखिए यूनिट पर तनी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो मीटर दिया हुआ है और देखिए प्रति घंटा दिया हुआ है 900 किलो। तो देखिए प्रति घंटा में है, यानी कि 1 घंटा में, तो इसको तनी हम सेकेंड में बदल लेते ताकि, और क्योंकि देखिए सबका सेकेंड में है, जी दे दिया है हमको सेकेंड में, तो इसलिए सबको यूनिट को हम 1 में लाना होगा। प्रति घंटा केजी है तो केजी यूनिट है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे हम। और प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में, यानी कि 60 मिनट, समझिए ना, 60 मिनट में कितना निकल रहा है 900। तो हम क्या करेंगे, जो है 60 मिनट को क्या कर देंगे, सेकेंड में बदल देंगे। तो बस करना कुछ नहीं, 3600 से गुना कर देंगे। तो ये आपको समझिए, मतलब हम सिर्फ आइडिया दे दिए। अब आपको सवाल बना के हम दिखाते हैं। हमें निकालना है शक्ति, वाट मतलब कितना एनर्जी, कितना लगा, एनर्जी बटा टाइम, यही ना होता है। एनर्जी बाई टाइम को ही क्या कहते हैं, वाट यानी कि शक्ति। अब एनर्जी मतलब काम कितना हुआ। अब देखिए एनर्जी निकालने के लिए इतना ज़मीन से आपको इतने मास का खींचा जा रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, M/G/H। यही पर है mgh, मतलब कितना एनर्जी खींचा, यानी कि मास गुने जी गुने हाइट, मतलब कि पढ़े ना, पोटेंशियल एनर्जी का ही फार्मूला है। ये कोई खींच रहा है तो अपना एनर्जी दे रहा है तब ना, मतलब कोयले में इतना पोटेंशियल है, उसको ऊपर लाया जा रहा था, हमको उतना एनर्जी देना पड़ेगा तब ना उसके बराबर होगा, बटा समय। अब समय कितना लगा, हम कहते हैं समय को क्या चीज़ में बदलिए, सेकंड में, क्योंकि सबका यूनिट यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इसको बदलिए। 1 घंटा यानी कि 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब देखिए मास आपका दिया हुआ है 900, जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10, और हाइट दे दिया है 120। देखिए यहाँ पर तो ऑट नहीं रहा, ऊपर लिख दे रहे हैं 120 बटा 3600। अब देखिए जल्दी जल्दी कैसे काटिएगा। देखिए 1 0 से 120 का 0 काट दीजिए, फिर ये 10 का इसका 0 काट दीजिए, अब बच गया इधर 2 0। अब देखिए 12 3 36, इधर से इसका 3 काट दिए, और बाकी सब पे 0 ख़त्म है, और यहाँ पर 30 3 90 यानी कि 300। अब देख लीजिए क्या आंसर है आपका, 3000 दिया हुआ है, किसे दिया हुआ है 3600 सेकेंड हुआ, 900 की जिसका 0, अच्छा है इसका 0 बचा है क्या, 2, यानी कि इसका 2 0, इसका ख़त्म हो गया 3600 सेकेंड। अब देख लीजिए 300 या 3000, मतलब कि अब नहीं भी, अगर मान लीजिए 300 3000 ऐसा है, लेकिन 3 मेन आ गया ना, उसको देखिए कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ होगा, 3 आ गया, तो देखिए 3 किसी में नहीं है और 1 सिर्फ इसी में है, तो ऐसा भी ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। अगर 2 बार 3 रहता, जैसे कि एक में रहता 300, इसमें 3000, एक में 30,000, तब आपको चेक करना होता, लेकिन वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली 3 आ गया, इसका मतलब कि ये आंसर हो गया। मतलब इस तरीके से आपको लॉजिक भी पकड़ना है, क्योंकि अब एग्जाम में ऐसे ही पकड़ा जा सकता है, टाइम भी कम होता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, कहीं गलती हुआ होगा, लेकिन कैसे बनना है, कैसे mgh क्यों लाया गया, क्योंकि ये पोटेंशियल है, ये किसका पोटेंशियल एनर्जी, ये कोयला का पोटेंशियल, मतलब उसका धरती के अंदर है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी हमको लाना है, यानी कि हमको फिर उतना एनर्जी देना होगा, तो वही हमने एनर्जी क्रेन के द्वारा काम किया गया। द बेसिक से बातें आप समझ गए होंगे, आप चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन क्या है ना, फिर से हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि 1 kg या फिर 1 किग्रा द्रव्यमान की क्षति से उत्पन्न ऊर्जा का मान होगा। क्षति का मतलब उसको हमने तोड़ा, तो देखिएगा कि जैसे कि हमें कोई एक वस्तु है, गोले वस्तु को बनाया जाता है, मतलब किसी प्रकार सेफ हो सकता है, उसको हमने तोड़ा है, मतलब कोई चीज़ से मार कर तोड़े, तो देखिएगा उसमें टूटता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये लोहा का है, हमने लोहा से मारा, तो उसमें देखिएगा कि कुछ ना कुछ तिल्ली से आग भी फेंकेगा, तो कहीं ना कहीं हीट भी फेंका, थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, तो देखिए कैसे एनर्जी निकलता है, हीट के रूप में एनर्जी निकलता है। और जब हीट निकला तो कुछ लाइट में भी निकलेगा, कुछ तिल्ली से उड़ेगा, तो समझिए वो भी लाइट एनर्जी भी होगा। तो 2 प्रकार की एनर्जी। तीसरा, जब मारिएगा तो साउंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो साउंड एनर्जी भी निकल गया। 30 प्रकार तीसरा एनर्जी हो। चौथा, अब मारिएगा तो देखिए उसमें कुछ टांग बहुत दूर निकल के भाग जाएगा, कुछ उसका छोटा टुकड़ा यही जन रह जाएगा, कुछ इन्हें उन्हें भाग जाता है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं। तो 4 प्रकार की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब अब बताइए एनर्जी आया कहाँ से, यही है। अब इसी को जो निकालने का जो फार्मूला है, E = mc², बहुत आप सुने होंगे E = mc², जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन को वही खोज किए थे, E = mc²। तो वही चीज़ है कि मतलब कि एक एनर्जी जब टूटा
तो उसमें कितना एनर्जी निकला, तो ये अगर टोटल जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी इसके द्वारा निकल जाएगा कि नहीं, टूटने में कितना एनर्जी निकला, इस सबको जोड़ देने पर आ जाएगा। तो इस सबको जोड़ के जो फार्मूला बना वो फार्मूला है E=mc², मतलब कि एनर्जी कितना निकलेगा, मास है इसमें c से, यानी कि c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट वो भी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड में, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, पढ़े होंगे आप लोग, क्लास 10th में है। और m यानी कि मास, जिस ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, मतलब कि इतना मास को तोड़े तो कितना एनर्जी निकलेगा, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर मास देखिए दिया हो, c भी दे दिया, मतलब सब आपको दिया होगा, जस्ट फार्मूला पुट कीजिए, सवाल आंसर है। अब डायरेक्ट देखिए आपका मास दिया है 1, तब वैल्यू कुछ करना ही नहीं है, 1 के जगह 1 रखिएगा तब वही आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸, देख लीजिए क्या है आपका आंसर, 10⁸। देखिए जूल है तो बस हो गया। जूल यूनिट अर्ग में मत लीजिए, जूल पर है, जो मीटर पर सब जूल में आंसर होता है, अर्ग वो सब अलग यूनिट है, लेकिन जूल अकेले उड़िए, बस यही याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगे सुनी जा सकती है। देखिए आप रेडियो मिर्ची या फिर कुछ भी सुनते होंगे तो कहता हो 102 पॉइंट इतना मेगाहर्ट्ज, मतलब कि इस पर सुनिए। तो ये तो मेगाहर्ट्ज है। अब इसमें रेडियो को वही कुछ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हर्ट्ज कहते हैं। अभी कह रहा है कि 12 मेगाहर्ट्ज पर वो दे रहा है, लेकिन कितने के बैंड पर, तो बैंड देखिए रेडियो में नहीं कहता है आपको, लेकिन रेडियो की जब स्केल देखिएगा ना तो उसमें बैंड भी बनाया होता है, मतलब अतना के बैंड पर अतना। तो भाई बैंड आता कैसे, देखिए उसका भी एक फार्मूला है, डायरेक्टली फार्मूला है। आप लोग स्पीड ऑफ लाइट में पढ़े होंगे, जैसे कि c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट है, इसको वही कहते हैं। इसका जो होता है वो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, इसी का किसी भी ऑब्जेक्ट का लैम्डा से और उसके फ्रीक्वेंसी से गुना कर दिएगा तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाएगा, बस यही फॉर्मूला। अब देखिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लैम्डा मतलब कि उस वेव का इक्वेशन है, सब वेव का कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। वेव क्या होता है, जैसे कि ऐसे आपको बताया जाता है कि रेडियो वेव चाहे कोई भी वेव ऐसे चलता है। तो देखिए लैम्डा का वेव लेंथ, मतलब यहाँ से इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, समझिए। उसी का वेव का लेंथ क्या है, जैसे कि एक यहाँ से स्टार्टिंग हुआ वेव और यहाँ तक आया, तो यहाँ से जो जैसे यहाँ 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ जो चला इसी का हुआ वेव लेंथ, जो क्या कहते हैं, मतलब कि एक वेव कंप्लीट होगा कि नहीं, और इसको एम्पलीट्यूड, वो बात का बात है। अभी आपको जाना है सिर्फ वेव लेंथ, और ये हुआ फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 सेकेंड में कितना बार वेव कंप्लीट कर जा रहा है, बस वही है। तो देखिए आपका क्या क्या दिया गया है, आपको वेव लेंथ ही पूछा जा रहा है, यानी कि हर्ट्ज की रेडियो सुनी जा सकती है कितना मीटर के बैंड पर। तो जब आप स्केल देखिएगा, और लेकिन अभी बहुत लोग रेडियो इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कोई मतलब कि आप स्केल देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देखिएगा तो वैसा उसमें रहता है, उसमें डिनोट किया हुआ रहता है। तो देखिए फार्मूला आप देखिए, देखिए तो c = लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12 मेगाहर्ट्ज, तो स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में ही, और हमें वेवलेंथ निकालना है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को इधर लिखते हैं क्योंकि लैम्डा निकालना है। 12 मेगाहर्ट्ज, मेगा का मतलब कि 10⁻6। एक और यूनिट हम आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर दे रहे हैं, मेगा मिली में थोड़ा सा डाउट होता होगा तो हम क्लियर करते हैं। 10⁻6, अब देखिए 3 × 12, इधर से 4 आ गया, इधर से 6 व 2 8, ये हो गया 2। अब देखिए 1/4 और ऊपर पावर 10/2। अब देखिए कैसे कीजिएगा, तो यहाँ से आइए, यहाँ से 1/4 और इधर से 10/2, यानी कि इसको कर दीजिए 10/2 का मतलब 100 और नीचे 4 25, यानी कि देख लीजिए कौन ऑप्शन है। तो 25 मीटर के बैंड पर आपको ये मिल जाएगा। देखिए 25 कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर, समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा मिली माइक्रो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो देखिएगा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए 10⁻³ को कहते हैं मिली, याद रखिएगा, मिली का मतलब बहुत छोटा, 10⁻³ और 10⁻⁻6 को कहते हैं माइक्रो, याद रखिएगा। माइक्रो देखिए माइक्रोस्कोप का है इस्तेमाल किया है, बहुत ही छोटी चीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से माइक्रो का मतलब कि 10⁻⁻6, समझे, 10⁻⁻6 इसको कहते हैं माइक्रो। और 10⁻³ को कहते हैं किलो। देखिए ये सब बड़ा यूनिट है, किलो। और फिर उसी तरह से 10⁻6 को कहते हैं मेगा, समझे कि नहीं, मेगा, जैसे कहना है कि मेगा वोल्ट, मेगा हर्ज, ये सब का मेगा मतलब 10⁻6, ये सब चीज़ें। देखिए जो फ्रीक्वेंसी है माइनस में भी हो सकता है, प्लस में बहुत सब तेज होता है, इस प्रकार से है, यूनिट है। उसी तरह से वो एंगस्ट्रॉम होता है, समझे। अब इसका कुछ सिंबल भी होता है जो हम बताएं ना, मिली का, तो एम से छोटका स्मॉल, मिली का जो स्मॉल होता है वो मिली को आपको डिनोट करने के लिए आपको दिया जाएगा
यू से माइक्रो यानी कि 10⁻⁶ को, मिली के स्मॉल m दे दिया जाएगा, इसका मतलब कि मिली 10⁻³ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एंगस्ट्रॉम को देखिए, एक एंगस्ट्रॉम का सिंबल ऐसे कुछ दिया जाता है, जैसे डॉट दिया जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻10 बहुत ही छोटा यूनिट मीटर में, ये सब यूनिट होता है। यूनिट से भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है कि आपको माइक्रो को मिली में बदलिए, मिली को एंगस्ट्रॉम में बदलिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो इसका आंसर तो चला है। 13 नंबर देखिए, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता। देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। आप जब पढ़िएगा कि दूरदृष्टि दोष, तो आपको लगेगा कि अच्छा इसको दूर देखने में दोष होता होगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, इसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब कि दूरदृष्टि दोष वाला को दूर से दिखाई देता है लेकिन निकट नहीं दिखाई देता, समझे कि नहीं, जस्ट उल्टा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर तो दिखाई देता है लेकिन निकट नहीं दिखाई देता। एक होता है निकट दृष्टि दोष, मतलब इसको निकट तो दिखाई देता है लेकिन दूर नहीं दिखाई देता है। तो अब सवाल बनता है कि भाई उसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल किया, ये भी सवाल एक बनता है। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा है। अब देखिए जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का काम है यानी कि इधर से जो लाइट आएगा उसको क्या करता है, इसको क्या कर देता है, फोकस कर देता है, मतलब एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है। इसका मतलब कि जो ये वैसा ही आदमी इस्तेमाल कर सकता है जिसको भिरिया का चीज़ देखना, मान चलिए भिरिया पर इमेज होगा तब ना इसका आँख पर बना देगा इमेज। और एक अवतल लेंस होता है, उसका इस्तेमाल, इसका काम का है इस चीज़ को इधर लाइट आएगा तो इसे और बढ़ा देगा, यानी कि जो दूर पर वस्तु इमेज होगा उसका इमेज इसको बनेगा। तब देखिए जो उत्तल लेंस है उसका इस्तेमाल कौन करेगा, दूरदृष्टि दोष वाला, क्योंकि उसको दूर तो दिखाई दे रहा है लेकिन निकट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका क्योंकि निकट वाला चीज़ को इमेज बना देगा। और ये अवतल लेंस का इस्तेमाल कौन करेगा, जो निकट दृष्टि दोष वाला होगा, मतलब उसको निकट तो दिखाई देता होगा लेकिन दूर नहीं दिखाई देता होगा, तो दूर से इमेज जो आएगा उसके आँख पर बन जाएगा, जिससे दोनों का समस्या जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है निकट की वस्तु को, तो दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर तो दिखाई दे रहा है लेकिन निकट की वस्तु इसको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता निकट की वस्तु, जिसका ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आएगा, जस्ट उल्टा है, आपको पढ़ने में लगेगा कि ऐसा है लेकिन जस्ट इसका होता उल्टा है। 14 नंबर में देखिए, यदि एक वस्तु u मीटर पर सेकंड से प्रारंभिक वेग तथा f मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो दूसरे सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए समझिए, अब आप कॉन्सेप्ट भी जानते हैं तभी बन जाएगा, नहीं तो इक्वेशन है आप उससे बना सकते हैं। देखिए इसमें दिया क्या चीज़ है, कहा है कि u वस्तु मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड u दिया गया है, u को u ही माना जाएगा, और एक्सीलरेशन जिसको a कहते हैं हम लोग, तो इसमें यहाँ a नहीं f है। पूछा जा रहा है कि त्वरण से चल रही तो दूसरे सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, दूसरे सेकंड में, सेकंड में कितना दूरी तक। अच्छा देखिए मान चलिए u मतलब कि, तो हम निकाल लेना कैसे होगा, 2 सेकंड में कितना स्पीड द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, दूसरे सेकंड में द्वारा चली गई स्पीड इसकी क्या होगी। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि s = u + हाफ इंटू ए, मतलब कि एक्सीलरेशन 2t - 1, 2t - 1। अब देखिएगा कि फार्मूला सर ये तो हम दूसरा पढ़ते हैं। देखिए सवाल समझिए, वो जो फार्मूला था कि एगो था फार्मूला 3 लॉ ऑफ इक्वेशन पढ़े होंगे कि s = ut + हाफ at², ut + हाफ at², ये भी एक फार्मूला होता है। तो देखिए ये फार्मूला का इस्तेमाल कब किया जाता है, मतलब कि कोई गाड़ी चलना शुरू किया तो मतलब कि 5 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4था सेकंड 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड का जोड़ करके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये उसका फार्मूला है s = ut + हाफ at²। लेकिन इस सवाल में कह रहा है पूरा का नहीं पूछ रहा है, मतलब 5 सेकंड में कितना चला ये बताइए, ये पूछ रहा है कि आप दूसरे सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड का पूछ रहा है, मतलब दूसरे सेकंड में कितना चला, बस उतना ही का आप बताइए। पहला सेकंड में क्या चला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे सेकंड में मतलब कि एक छोटा सा समय में 1 सेकंड का समय का पूछ रहा है, तो इसमें वो फार्मूला है इसका। ये आप लोग नहीं पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ेंगे तो ठीक ही है, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा s = u + हाफ a 2t - 1, समझे। ये डिफ्रेंशिएशन करके लाया गया है, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़िएगा, तो इसमें है। लेकिन ये आपको फार्मूला नहीं मिला, लेकिन ये काम का फार्मूला है, फिर से आपको पढ़ना होगा। तो ये सिर्फ 1 सेकेंड में है, तो इसमें सवाल में ही था कि यदि कोई, देखिए फिर से पढ़िए, यदि एक वस्तु u मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से चल रहा है और f मीटर पर सेकंड जो एक्सेलरेशन के त्वरण से चल रही है, तो दूसरे सेकंड सिर्फ दूसरे सेकंड का पूछ रहा है, तो वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो देखिए फार्मूला हम फिर से अप्लाई करते हैं। इसका जो फार्मूला है, हालांकि डिस्टेंस में वही है, सिंपल है, लेकिन इसका जो डिनोशन है, डिनोट जो करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। तो u + हाफ
ए 2t - 1। अब डायरेक्ट हम आपको पुट करके वैल्यू बता देते। देखिए 2t, टी का मतलब कि आप कौन से सेकंड में आपको निकालना है, तो ये कहा कि दूसरे सेकंड में। तो ठीक है, टी की जगह पर 2 जैसे रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो 1, 3, यानी कि 3 आ गया। यू ही है, हम बताते हैं यू का जो इनिशियल स्पीड यू ही दिया गया है, प्रारंभिक वेग और हाफ। एक जगह पर आपको एक्सीलरेशन एफ दिया है तो आप एफ लिखिए, और यहाँ पर आया आपको 3, तो बस यही हो गया 3f/2 u + 3f/2। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या है, u + 3f/2, यानी कि ऑप्शन आपका सी। तो आप याद रखिएगा s = ut + ½ t²। वो पूरे समय का मतलब कि कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इतना का एक्सीलरेशन है, तो 5 मिनट के बाद या फिर 5 सेकंड के बाद कितना स्पीड चलेगा, मतलब 5 मिनट के टोटल गिन करके डिस्टेंस बताना। और इसमें एक छोटे से समय, दूसरे सेकंड का बताइए, तीसरे सेकंड में कितना समय चला, ये उसके लिए फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से केंद्र से लगभग ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये भी आपको जानना होगा। देखिए आपको पढ़ाया जाता होगा कि मतलब कि जो पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, किसी भी 2 सैटेलाइट होता है, वो जियो स्टेशनरी मतलब कि एगो स्थिर होता है, एगो घूमने वाला होता है। तो एगो 2 सैटेलाइट ऐसे घूमने वाला वहाँ लगा है, घूमने वाला जो सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लोकेशन, जैसे कि गूगल मैप में हम लोग लोकेशन देखते हैं, तो उसका वो अपना सैटेलाइट होगा जो हमेशा घूमते रहेगा, तभी तो सब जगह का लोकेशन बताता है। और एक होता है फिक्स सैटेलाइट, जिसका कोई काम मतलब एक फिक्स काम लोकेशन इस एरिया पर सेक्टर में देखने के, जैसे कि हम लोग का जो सैटेलाइट जहाँ से लॉन्च होता है, तो मतलब उस पर निगरानी रखने के लिए एक स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो सब अलग बात है। तो देखिए किसी भी सैटेलाइट को जो रखा जाता है एक ऑर्बिट में, उसका स्पीड जो होना चाहिए 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि सतह से है। सतह पे जो है वो 36,000 किलोमीटर पर रखा जाता है, मतलब कि मिनिमम आप यहाँ पर रख सकते हैं तो काम शुरू हो सकता है। इसके ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन जब इतना पर काम हो जा रहा है तो क्या ज़रूरत है ऊपर रखने का, पैसा बचाने का, मतलब पैसा बच जाएगा, तो वही है। लेकिन इसमें जो पूछा है कि भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से लगभग कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ये नहीं पूछा है कि केंद्र, ये पूछा इसमें केंद्र से। तो केंद्र से पूछा है तो हम जानते, जब ऊपर हम लोग, ये आपको जानना होगा कि भाई सतह से 36,000 किलोमीटर पर रखा जाता है सैटेलाइट को, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि केंद्र से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। इसके लिए हमको इतना दूरी जानना होगा। तो हम जानते हैं कि इतना काफ़ी है, रेडियस है अर्थ का, मान चलिए इधर रहता तो उतना भी तो रेडियस, क्योंकि रेडियस सब जगह बराबर होता है अर्थ का, तो बस उसमें रेडियस आप जोड़ दीजिए, तो रेडियस है 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो आप जोड़ दीजिएगा तो जो भी आपका आंसर आ जाए। तो जैसे ही आप 64 तक जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 4 6 6 12, 3 1 4। देख लीजिए 42 आपका कौन सा ऑप्शन है, देखिए 42,400, ये जो डी ऑप्शन नंबर है आपका। तो बस यही आपको जानना था कि 36,000 किलोमीटर पर जो है सतह से किसी भी जियो स्टेशनरी को, अब जियो स्टेशनरी का अलग है और जो मूविंग वाला है उसका अलग है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत प्रेस के तापन कुंडली का प्रतिरोध है। तो डायरेक्ट फार्मूला है, हम लोग पढ़ते हैं कि V = IR, मतलब कि इतना आप वोल्टेज दीजिएगा, और इसमें जो है क्या चीज़ है यहाँ पर नहीं देखिए V = IR भी फार्मूला होता है, लेकिन कौन सा फार्मूला कहाँ सेट करें इसका भी देखने का जो है तरीका होना चाहिए। देखिए 1000 वाट जो है दिया है, और पहले पावर लिखिए, पावर दिया हुआ है, पावर इसी को तो वाट का यूनिट होता है पावर, 100 1000 है, और 200 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट। तो देखिए पावर और वोल्टेज में भी इक्वेशन होता है, तो P = VI हम लोग पढ़े होते हैं, सबका इक्वेशन है, सबका डिराइव होता है इक्वेशन, आप देख लीजिएगा सब डायरेक्ट निकल जाएगा, P = VI निकलता है। तो पावर तो दे दिया गया है कितना, 1000, डायरेक्ट हम रख के बता दे रहे हैं 1000, और ये होगा 200। अब हम इससे हम करंट निकालें, क्योंकि हमें जो है रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब उसका प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के हम जानते हैं सिंपल फार्मूला V = RI, तो वोल्टेज पता है तो करंट निकलेगा, तब ना रेजिस्टेंस निकलेगा। 3 चीज़ में 2 चीज़ पता होना चाहिए तो तीसरा निकलेगा। तो देखिए इसमें डायरेक्ट हम काट दे रहे हैं, 2 5 10, यानी कि 5, करंट आएगा 5 एम्पियर, वोल्टेज आपको पता है तो IR निकल जाए, V = IR। अब डायरेक्ट आप रख के बना लीजिए, R का वैल्यू डायरेक्ट, वोल्टेज 200 है और यहाँ पर रखिएगा 5, तो बस 40 हम देख लीजिए कहाँ ऑप्शन है, देखिए बी ऑप्शन में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए परिपथ में, परिपथ मतलब सर्किट है, इसको इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। परिपथ में सेल मतलब जो भी बैटरी है कि विद्युत वाहक बल EMF और आंतरिक रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल r कहते हैं। जैसे कि एक बैटरी होता है, जैसे कि एक बैटरी मान चलिए बैटरी प्लस माइनस, तो देखिएगा 10 वोल्ट में क्या होता है, इससे निकलेगा तो इसमें भी कुछ विद्युत का अवरोध होता है, तो भी अवरोध उसका वैल्यू दिया गया है, समझे। तो ये सब अवरोध होता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इसका खुद का रेजिस्टेंस, तार जो होगा तो उसका अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो
आर वाला जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको कहते हैं आर, लेकिन इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसका आंतरिक जो अवरोध होता है उसको जो है स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो छोड़िए वो सब काम का चीज़ नहीं है। देखिए एक सवाल कैसे बनेगा। 15 वोल्ट दिया है, 5 वोल्टेज दिया है, 6 इसमें जो है अवरोध है, मतलब रेजिस्टेंस है, इसमें 4 है। अभी देखिए दोनों पैरेलल में है, ध्यान दे रहे हैं, दोनों चीज़ क्या है, पैरेलल में है। देखिए इसका डायग्राम बनेगा तो दोनों चीज़ से पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हो, जैसे कि एगो मान चलिए रेजिस्टेंस ऐसे है, एगो रेजिस्टेंस ऐसे है, एगो निकाल लिया ऐसे। अब पूछ रहे हैं कि दोनों में वोल्टेज कहते हैं, दोनों रेजिस्टेंस है क्योंकि दोनों का मुँह जो है एक ही जगह है, इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों बढ़िया तरीक़े से आप पढ़ेंगे कि होता है पैरेलल, एगो होता है सीरीज। सीरीज़ का मतलब कि देखिए सीरीज में क्या होता है कि एगो ऐसे रहता है रेजिस्टेंस, एगो इसका अलग मुँह, और फिर इसी में एगो और जोड़ देते हैं, मतलब कि दो गो का मुँह एक में, लेकिन इसका अलग हो जाता है, मतलब एगो का प्लस एगो का माइनस, दूसरे का माइनस दूसरे का प्लस, ऐसे कुछ। लेकिन इसमें क्या होता है प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ, तो उसको क्या कहते हैं पैरेलल। तो यहाँ पर पैरेलल वाला ही कंडीशन है, आप ध्यान से देखिएगा। तो बस पैरेलल वाला जब कंडीशन है तो कैसे सवाल बनेगा, देखिए हमें निकालना है कि विभव का अंतर। बात सही है, अगर विभव का अंतर तो पैरेलल में ही निकालते हैं हम लोग। अगर वोल्टेज निकालना हो तो हम क्या कैसे जोड़ते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, पैरेलल में रख करके। अब यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट भी किया है। तो देखिए वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ चाहिए। V इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं आई और आर, यानी कि करंट पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो देखिए दो गो रेजिस्टेंस जो है इसमें पैरेलल में लगाया है, यानी कि नेट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। और देखिए इसमें करंट जो आ रहा है वो आई आ रहा है, तो जो तनी बढ़िया से देखिएगा, आपको थोड़ा सा हम रुकिए, हम दिखा दें, तनी और ऊपर कर दें। हाँ अब देखिए तनी सा बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए इसमें जो दो वो आई जो है वो किसका किसका जोड़ है, यानी कि करंट आई भी आ रहा है और करंट I2 भी आ रहा है, मतलब कि I बराबर I1 प्लस I2। समझिए आई जो करंट आ रहा है वो किसका किसका जोड़ है, I1 का भी और I2 का। मतलब कि हमें I2 पता हो जाए और I1 पता हो जाए तो हमें नेट करंट कितना मिल रहा है वो पता हो जाएगा। और जब करंट पता हो जाए तो नेट रेजिस्टेंस निकाल करके V इक्वल टू I इंटू आर में गुना कर देंगे तो वोल्टेज भी मिल जाएगा। तो ठीक है हम शुरू करते हैं। अब देखिए दो गो जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1, ये सब पढ़े होंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए पहला है 1/6, मतलब कि पहला रेजिस्टेंस है R1 ऊपर वाला और नीचे वाला है 4। अब इसको दोनों को जब हम लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 6 चौके 24, और इधर आ जाएगा 4 प्लस 6 से 4 हो जाएगा, और इधर 6 4 10 10/24 आएगा। तो फिर से रेफ्रेश कर देते हैं, 10/24 आ गया। इसको काट छाट कीजिए, 10/24, 5 दूनी 10, 12 दूना 24, यानी कि 5/12। ये 1/R का वैल्यू आया 5/12। हमें नेट रेजिस्टेंस का तो जस्ट इसको उलट देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 12/5, मतलब कि नेट रेजिस्टेंस आ गया 12/5। लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा आ गया 12/5 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम ही ओम में होता है, ठीक है। करंट कैसे निकलेगा, तो देखिए करंट I1 का करंट निकल, जब वोल्टेज दिया है रेजिस्टेंस दिया है तो करंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाए। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, यानी कि 15 वोल्ट बटा 6। इसको भी काट लीजिए, पंक्तिय 15 और द्वितीय 6, द्वितीय 6 पंक्तिय 15, आराम से आ गया। तो ये हो गया, करंट है तो एम्पियर में ये लिख देते हैं। वैसे ही I2 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। I2 में है 5 वोल्टेज दे रहे हैं और रेजिस्टेंस जो है 4, 5/4। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट करंट आ जाएगा 5/2 और 5/4 को जोड़ना है। तो कैसे का जल्दी से जोड़ने का उपाय देखिए, इसमें भी 2 से गुना कर दे रहे हैं और इसमें भी 2 से गुना कर दे रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला दोनों 4 हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा बनने में। तो 5 दूना 10/4 प्लस 5/4, तो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर, इसको न्यूमरेटर हर अंश समझ में आ रहा है ना बस। तो नीचे आसानी का होगा कि दोनों एक बार लघुत्तम लेके 4 लेंगे आप, 10 पर 15/4, 15/4। और देखिए ये 15/4 आ गया नेट करेंट, और नेट पहले से हम रेजिस्टेंस निकाले थे कितना, देखिए 12/5। तो क्या कर देंगे, वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल टू I इंटू आर, तो दोनों गुना कर देंगे। तो 12/5 और यहाँ हो गया 5 बटा कितना आया था 15/4, 15/4 और 12/5 में गुना कर देते हैं। तो डायरेक्ट गुना करते हैं 12/5 और 15/4। तो देखिए यही जब हम गुना कर दें मेट्रिक का तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट देखिए गुना कैसे कर दे, डायरेक्ट कट जाएगा ये सब। 15 डायरेक्ट यही जन करते हैं। चल रुकिए, 12/5 और 15/4। देखिए पंक्तिय 15, चरतिय 12, तो 3 3 की 9। तो अब देख लीजिएगा इसका जो है 9 वोल्ट आंसर आ गया। तो जस्ट करना कुछ नहीं था, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस यही पकड़ना था, आपका आंसर मिल जाता है। 9 वोल्ट बी ऑप्शन है आपका, देख लीजिए। अब देखिए एक यूनिट में हम कहे थे आपको सवाल आ सकता है, देखिए आपका है सवाल, एक एंगस्ट्रॉम का मान माइक्रोन में कितना होता है। तो देखिए एक एंगस्ट्रॉम, तो पहले आपको समझना भाई एंगस्ट्रॉम क्या है, तो हम पहले भी बताए थे। देखिए एक एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा जाता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है।
समझे। और एक माइक्रोन, माइक्रोन बताया था कि माइक्रोन किसको कहते हैं 10⁻⁻⁶। माइक्रोन का सिंबल ऐसे दिया था, यू ऐसा करके पूँछ खींच के ऐसे किया जाता है, यू नहीं डायरेक्ट यू नहीं, हेंगा करके यू में पूँछ खींचना चाहिए। 10⁻⁻⁶ मीटर को बहुत छोटा होता है, ये भी उससे छोटा। अच्छा हम पूछे कि बताइए आप एंगस्ट्रॉम में माइक्रोन में कौन छोटा है? एंगस्ट्रॉम सबसे छोटा है, क्योंकि 10⁻⁻10 है और इस पर 10⁻⁻⁶ है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है एंगस्ट्रॉम वाला, मतलब कि वो छोटा है और माइक्रोन बड़ा है। हमको बदलना है, तो देखिए जो चीज़ सवाल में कहे ना कि हमको इसमें बदलना है, वैल्यू हमको क्या चीज़ में दिया है ऑप्शन में, देखिए वैल्यू हमको माइक्रोन में दिया है, तो पहले माइक्रोन वाला यूनिट लिखिए और एक एक नियम लगाइए। भाई कैसे लगाएंगे देखिए, पहले हम लिखेंगे कि देखिए 10 जब -6 था मीटर में तो कितना माइक्रोन था? 1 माइक्रोन। तो जब 1 मीटर होगा तो कितना माइक्रोन हो जाएगा? 1/10⁻⁶। तो आप पूछेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम को हमको बनाना था, एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻−10, 10⁻−10 में कितना होगा? तो बस गुना कर दें 10⁻−10 में। तब देखिए डायरेक्ट यहाँ से -6 है या -10 है, तो -6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +6। जैसे कि पावर में हम लोग कैसे करते हैं, 1 × 10⁻10 और इसका जो -6 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। तो देखिए आ जाएगा डायरेक्ट 10⁻−10 +6 -4, मतलब कि -10 में +6 में क्या होगा? प्लस माइनस आप ध्यान देते होंगे, प्लस माइनस में क्या होता है? माइनस करके बड़ा वाला का सिंबल दे दी, तो बड़ा वाला 10 है, 10 का सिंबल क्या है? माइनस, तो -4 यानी कि 10⁻⁻4 माइक्रोन में। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन है बी नंबर। समझ में आ रहा है? जिस चीज़ में बदलना हो पहले उसको लिखिए, इसके बाद एक में अतना तो अतना में अतना, बस एक ही नियम लगा दीजिए। अब बस तो एक ही नियम तो बहुत सी शुरू में पढ़ाया जाता है। देखिए आपको जितना चीज़ पढ़ाया जाता है क्लास 10th तक या फिर क्लास 12th तक, तो सब बेसिक चीज़ आपको जब आप जनरल का एग्ज़ाम देते हैं सब वही चीज़ आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उस सवाल को कैसे करना है बस वहाँ यही सिखाया जाता है। अब बहुत लड़का सब बेसिक नहीं जानता, तो पहले तो बेसिक सीख गया बाद में ट्रिक सीख गया। मास्टर क्या करता है कि हर एक सवाल हर एक ट्रिक बताता है। अब लड़का सलाह याद नहीं कि ट्रिक पढ़ें कि क्या पढ़ें, तो यही सब बेसिक चीज़ है, तो आप ध्यान देखिए। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वर्ग है ABCD है और इसके चारों बिंदुओं पर क्रमशः -5 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम और -3 कूलाम का आवेश है, मतलब कि चार्ज है, चार्ज को आवेश कहते हैं। कौन रखा हुआ है? तो वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, मतलब कि फोर्स का। अब देखिए 2-3 को कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा, तो डायरेक्ट हम आपको पहले पिक्चर बताइए स्क्वायर तो डिजिटल तरीके से बनाया जाए। देखिए यह हो गया स्क्वायर, अब तनी आइए 4 को बिंदु है ना, इसको वर्टेक्स कहते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ABCD नाम देते हैं, चलिए ठीक है, सब समझ रहे होंगे आप। और यहाँ पर जो -5 शुरू करते हैं, -5 है, कहूँ किसी को भी कहूँ रखने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ पर 5 रख दीजिए और यहाँ पर -3। अब पूछा कि सेंटर पर, तो जैसे सेंटर क्या होता है? दोनों डायगोनल मतलब कि विकर्ण हिंदी में इसके कट पॉइंट जहाँ होता है उसको कहते हैं सेंटर होता है। अब पूछ रहा कि यहाँ पर भी एगो चार्ज है, कितना चार्ज है? -3 कूलम के ऊपर एगो चार्ज रख ले हम, -3 कूलम का। अब उसमें बताइए कि कितना फोर्स लगने वाला होगा। समझिए ये कैसे सवाल बनता है। देखिए ऐसे समझिए कि एगो -4 कूलम ले एगो आदमी है, उसको -5 वाला भी खींच रहा है, -3 वाला भी खींच रहा होगा और इधर खींच रहा है, मतलब 4 आदमी 4 से खींच रहा है। लेकिन उसमें समझना है एगो चार्ज माइनस वाला है और खुद वाला सेंटर पर जो है माइनस, तो माइनस में क्या होगा? रिपल्सन, मतलब कि माइनस में क्या होगा? विकर्षण मतलब कि माइनस वाला को ढकेलेगा, दूर फेंकेगा। लेकिन जो प्लस वाला है वो कहेगा कि नहीं हमारे पास सुमाओ, समझे कि नहीं? तो माइनस वाला माइनस चार्ज है तो उसको ढकेलेगा, लेकिन प्लस वाला कहेगा ना तुम आओ। तब देखिए 3 वाला 5 वाला, ये माइनस जो सेंटर पर -3 उसको कहेगा कि खींचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों खींच रहा है, अब ये दोनों ढकेल रहा है। तो जब कितना ढकेलने वाला अगर ज़्यादा हो गया खींचने वाला से, तो जितना ज़्यादा है उसमें से कम घटा देंगे, और ना तो ज़्यादा हो गया ढकेलने वाला कम हो गया खींचने वाला, तो उसमें से उसको घटाने, बस यही करना होता है। अब सवाल ही फोर्स निकलेगा कैसे, तो पहले देखिए क्या उपाय किया जा रहा है। पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए सवाल को बनाने से पहले आपको तनी से समझना होगा। जैसे 4 को चीज़ है, अब देखिए ये -5 वाला -3 को कह रहा है कि तुम इसको इधर ढकेल रहा है, मतलब इधर साइड इसको ढकेल रहा है, और -5 वाला इहो यानी खींच रहा है, मतलब कि डबल फोर्स लग जा रहा है। ये को ढकेलिए रहा है उधर साइड में, वो खींच रहा है, मतलब कि डबल, और दोनों का वैल्यू भी -5 है, -5 है। अब देखिए और वैसे ही कहानी इसमें भी है, -3 वाला इधर है, 3 वाला, अब 3 वाला इधर, -3 वाला इसको इधर साइड ढकेल रहा है, अब 3 वाला भी उसको इधर खींच रहा है, यानी कि कह दो कि कोई रस्सी
को सही, अब इसको जो रिजल्टेंट मतलब कि दोनों का नेट जो आ रहा है, मतलब 4 गो चीज़ में, जैसे कि 4 गो चीज़ है, वो उसको इधर खींच रहा है, एनहू वाला इसको नहीं खींच रहा है, एगो ऊपर वाला खींच रहा है। लेकिन देखिए इधर वाला जो वैल्यू है इसका -3 और 3 है, यानी कि इधर कम खींच रहा होगा, और ये जो 5 वाला इधर -5 और 5 वाला है इसको ज़्यादा ढकेल रहा होगा, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा, मतलब कि इधर साइड भी कम होगा और इधर साइड सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 गो चीज़, तो देखिए आपको 2 गो फोर्स मिल गया, एक साइड इधर खींच रहा है और एक साइड इधर खींच रहा है, मतलब इधर साइड वाला -5 था, इधर साइड 5 वाला था, इधर ज़्यादा खींचेगा और इधर -3 वाला इधर कम खींचेगा, यानी कि क्या होता है कि रस्सी इधर खींचेगा, मतलब रस्सी की तरह समझिए। तो देखिए इसमें आपको तनिक लॉन्ग चला जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फिर आपको फोर्स लगाना होगा K = Q1 Q2 / RS कर, क्योंकि यहाँ रेडियस भी नहीं दिया है, तो मतलब आपको R मान के, लेकिन वो बाद में कट जाएगा। तो देखिए सवाल चल जा रहा है लॉन्ग, तो जो करना का एग्जाम में देखिए कि जो सवाल लंबा जा रहा है उसको छोड़ दिए, क्योंकि ये को छोड़ने में जाने में फ़ायदा नहीं है। अब ये को छोड़ने के चलते 2-3 को सवाल बन जाता है, क्योंकि सवाल बन जाएगा लेकिन है ही लंबा, समझे। तो इस प्रकार का सवाल छोड़िए, अभी मत कहिए कि हाँ हमसे ही सवाल नहीं बन जाएगा, लेकिन हमारा भी वीडियो लंबा हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, इसलिए ऐसा जब ये लंबा चल जा रहा है तो ये सवाल को छोड़ दीजिए। अब जैसे कि इसमें वैल्यू कुछ दिया होता है, जैसे कि रेडियस, यहाँ पर रेडियस भी नहीं दिया, इसलिए रेडियस पे आपको R मानना होगा, फिर फोर्स = K Q1 R2 / RS ऐसा पढ़े होंगे, तो उसको इस्तेमाल करना होता है। काफ़ी एक लंबा चले, इसको छोड़ देने में ही अच्छा है, क्योंकि अब 90 क्वेश्चन में आप 70-80 क्वेश्चन में, मतलब कि सम आप 80-90 क्वेश्चन में आप 80 बन जाना कम बात है। मतलब कि MIT मुजफ्फरपुर ले जितना भी टॉप कॉलेज आपको मिल सकता है, MIT मुजफ्फरपुर भी टॉप कॉलेज है आपका बिहार का पॉलिटेक्निक का, तो उसमें भी मिल सकता है। अब 1-2 को छोड़ने से अच्छा है, मतलब कि 1-2 को छोड़ दीजिए, इसके बाद और भी आसान है। देखिए ये सब वाला आसान था, डायरेक्ट हम बनाने में ही भले समय लगा है, लेकिन इसमें और समय कम लगता था जब आप लोग बनाइए तब। अब देखिए 20 नंबर देखिए, अब डायरेक्ट फार्मूला है, सब इतना समय फार्मूला था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लग गया। इसमें फिर डायगोनल आपको निकलता है, फिर कितना % होता है उसका, जैसे कि इसमें आप बनाते तो जैसे कि आपका स्क्वायर था, समझिए कि ये स्क्वायर बन गया, मतलब कि क्या चीज़ बन गया। चलिए फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप स्क्वायर बनाते तो फिर आपको इसमें क्या होता है कि सेंटर कहाँ पर है निकालने के लिए फिर आपको डायगोनल निकालना पड़ता है। डायगोनल होता है इसका साइड मान लेते हैं, इसका डायगोनल होता है √3a/2, क्योंकि डायगोनल का पूरा लंबाई होता है √3a, उसकी बटा आधा करते तो ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तब आपको डिस्टेंस लगाते तब आपको सवाल बन जाता है, लेकिन समय लगेगा आपको ज़्यादा, इसको छोड़ दीजिए। चलिए 20 नंबर देखिए, वायुमंडलीय जो दाब है मेगापास्कल है, क्या क्या है। और तो हम लोग जानते हैं प्रेशर का जो भी फार्मूला है, फोर्स बाई एरिया, या फिर प्रेशर = फोर्स बाई एरिया, जितना फोर्स है उतना एरिया, आपको गुना करके भाग करके आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ देखिए, जितना भी क्वेश्चन था सब फार्मूला बेस्ड था, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें कॉन्सेप्ट है 19 नंबर में, तो इसको आपको समय लगेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं, 20 नंबर तक हो गया। अब फिर अब 21 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 21 नंबर सवाल देखिए, जो भी था आप डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल निकाल के बना सकते हैं। 21 नंबर देखिए, एक मनुष्य को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब 10 मिनट सेमी पर मिनट की चाल से पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है, दर्पण के पीछे हटने की चाल होगी। तो देखिए सवाल समझिए, मतलब कि आपके जो घर में होता है, आप क्लास 10th में पढ़ते हो कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आपके घर में होता ही नहीं है, लेकिन घर में होता है। जैसे कि आप चम्मच देखिएगा ना, चम्मच आपका उत्तल अवतल दोनों का काम कर देगा, आप बढ़िया से देखिएगा तब। अब बाहर अवतल दर्पण कहाँ मिले? देखिए मोटरसाइकिल जब होता है, मोटरसाइकिल का हेडलाइट जो होता है, मोटरसाइकिल जैसे कि मोटरसाइकिल होता है ना, हेडलाइट जो होता है, तो देखिएगा बहुत में गोल होता है, तो गोल में भी कर्व शेप होता है, नहीं तो एक आपका हेडलाइट ऐसे होगा, और इसमें यहाँ बॉल लगाया जाता है सेंटर पर, वो निकाल के लगाया जाता है रेडियस पर फोकस पर रखा जाता है कि ऐसा का आपका होगा एथी शीशा होगा हेडलाइट में, देखिएगा, ताकि इसे जो लाइट मिले तो स्ट्रेट लाइन जा सके। इसलिए जो मोटरसाइकिल का जो लाइट मारते हैं तो देखिए कैसे सीधा जाता है, वो उसमें अवतल दर्पण लगाया जाता है, इसे कर्व शेप का होता है, और उसके जो बल्ब होता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लगाया जाता है, ये आप समझ रहे होंगे। और जो उत्तल दर्पण होता है वो भी आपको मोटरसाइकिल में होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? आईना का, जो आप आईना का देखते हैं जो मोटरसाइकिल में, वो आपका कौन सा दर्पण होता है? उसमें होता है उत्तल दर्पण। इसलिए उसमें लिखा होता है अंग्रेजी में, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। इसका मतलब ही हुआ कि जहाँ पर आपको वस्तु दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में उतना वस्तु नहीं है, मतलब उससे वो बहुत ही करीब है, उसको और दूर कर देता है, ताकि छोटे छोटे वस्तु भी बनाता है। क्या है? क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट का इमेज जो पीछे आपका गाड़ी के है उसका उसमें चित्र बन सके। तो घर में जो आपका इमेज होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो होता है समतल दर्पण। क्या होता है? उसका होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है? जैसे कि प्लेन मिरर, मतलब कैसा कुछ होता है, सब समतल। छोटका आईना खुद तो भी वैसा नहीं होगा, बड़ा वाला आईना खुद तो भी उसका वैसे ही होगा। इसमें क्या होता है कि आप जितना दूर पर आप खड़े हैं
इमेज के भीतर भी या फिर ऐनक के भीतर भी आपका उतना में। लेकिन इसमें देखिए क्या होता क्या है कि अब जैसे कि आपका ये ऐनक है, आप ये ऐनक है, मान चलिए ऐनक है। अब आप ऐनक से क्या किए कि अपना प्रतिबिंब मतलब आपका जो इमेज है उसको 10 मीटर पर से मिनट की चाल से पीछे हटता, मतलब जैसे कि आप यहाँ खड़ा हैं, समझिए आप यहाँ खड़ा हैं और यहाँ आपका इमेज बना। तो इसमें कहा है, इसमें कॉन्सेप्ट पहले समझिए। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप इमेज हैं, अगर 5 सेंटीमीटर पर मिनट या फिर जो भी आप स्पीड से, जितना स्पीड से आप इससे भागिएगा ना, आपका इमेज उतना फिर डबल पीछे की ओर भागेगा। समझिए, जितना से आप इमेज से दूर आइएगा उतना ही आपका प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में है उससे डबल भागेगा। तो देखिए यहाँ पर उल्टे दे दिया है। यहाँ जो सवाल दिया है ये दे दिया है कि आपका जो दर्पण जो इमेज है वही इतना से भाग रहा है। देखिए इसमें लिखा है कि आपका जो प्रतिबिंब है वही इतना की चाल से पीछे हटता, मतलब यही दे दिया कि इतना से पीछे हट रहा है प्रतिबिंब। तो दर्पण में पीछे, तो आपसे पूछ रहा है कि आप कितना से पीछे हट रहे हैं। तो देखिए अगर ई दिया होता तो हम इसमें डबल कर देते तो हमारा इमेज जो है कितना से डबल कर देते तो वो पीछे हटता हुआ उसका स्पीड मालूम हो जाता। लेकिन इसमें इनडायरेक्टली हमसे पूछा गया है, इसमें पूछा है कि आपका इमेज ही इतना से हट रहा है, तो आप बताइए कि आप कितना से हट रहे हैं। तो उसका आधा कर देंगे तो चलाएगा कि नहीं। देखिए इसमें 10 से चल रहा है, हम उसको आधा करेंगे 5 मीटर से, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट से हम पीछे हट रहे होंगे, तभी हमारा जो है दर्पण में हमारा प्रतिबिंब इसका 10 पीछे हटता हुआ मालूम पड़ेगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा। अब सवाल 2 बार बनाया जा सकता है। अभी ई बार पूछा कि इमेज से पूछा, अगला बार हो सकता है कि आपका दे करके पूछा जाए, मतलब इस प्रकार से हो सकता है। मतलब सवाल वही नहीं पूछा जाता है, कभी भी सवाल सेम रिपीट नहीं होता। कभी कभी हो जाता है लेकिन मैक्सिमम सवाल रिपीट नहीं होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड आपको इर्द गिर्द आपको मालूम है, ताकि वो आने का चांसेस हो सकता है। कॉन्सेप्ट लिमिट है, सवाल लिमिट नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट लिमिट है। कॉन्सेप्ट के आधार पर अलग अलग सवाल बनाया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। 22 नंबर में देखिए, 40 मीटर ऊंचे भवन से एक बालक एक पत्थर विराम अवस्था से छोड़ता है। मतलब कि एक पत्थर लिया है, 40 मीटर पर खड़ा है, मतलब विराम अवस्था मतलब हाथ में ले ले इसके बाद छोड़ दिया, तो वही विराम है। मतलब शुरू में क्या था, 0 था इसका स्पीड पत्थर का। यदि जी इक्वल टू इतना हो तो पत्थर की चाल ज़मीन से टकराने के बाद के समय होगी। देखिए समझिए, मतलब इसमें पूछ रहा है कि जैसे कि मान चलिए बिल्डिंग है, मान चलिए बिल्डिंग बना दी हम, यहाँ एगो बालक है, सिर्फ बालक है। अब यहाँ मतलब यहाँ से एगो क्या किया कि पत्थर यहाँ छोड़ दिया। अब इसका जो हाइट है कितना है, वो 40 जो विमान स्थल से कितना मीटर दिया, तो अब आ गया 40। चलिए इमेज छोड़िए, अब समझ लिया ना इमेज क्या है। इसका जो है 40 मीटर है। अब यहाँ से छोड़ा, पत्थर छोड़ दिया। अब यहाँ आने के बाद फिर ज़मीन पर टकराने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, देखिए उसका भी फार्मूला हम 3-4 को आपको फार्मूला बता दिए। यू का फार्मूला बता दिए, हाइट मतलब ज़मीन से कितना फिर तक कितना हाइट जाएगा, हाइट दिया तो समय निकालने का, ये सब थोड़ा सा फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिए। बहुत सारा एप्लीकेशन मिलता है, आप डाउनलोड कर दीजिएगा। क्लास 12 का क्लास का सब उसमें बराबर सब फार्मूला को अरेंज किया होता है हर एक चैप्टर वाइज, ताकि जल्दी से दिमाग में आपका चल रहा है तो आपका जल्दी से बनाने के लिए हम आपको सिखा ही दें। आप थोड़ा सा अपने से भी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका पूरा दम देखिए कि आप 30 दिन में आपका पूरा परफेक्ट हो जाइएगा। तो v = √2gh ऐसा कुछ फार्मूला होता है। ये भी फार्मूला डायरेक्टली है। तो फाइनली वेलोसिटी निकालने के लिए मतलब ज़मीन पर ऊपर से कुछ फेंके विराम अवस्था से, लेकिन अगर विराम अवस्था नहीं रहता ना तो फिर आपको दूसरा इक्वेशन इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसका कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे, क्योंकि उसमें चाहिए कॉन्सेप्ट, उसमें चाहिए समय। बनेगा सवाल लेकिन समय लेगा। तो देखिए डायरेक्ट पुट कीजिए, √2gh यानी कि √2g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8। देखिए अब 10 नहीं दिया, आपने से मत पुट कर दीजिएगा। जब तक नहीं कहा जाए, ना कुछ कहा जाए तो 10 भर दीजिएगा, ना कुछ कहा जाए तो 10 भर दीजिएगा, नहीं तो 9.8 देगा। देखिए जी में भी 10 दिया गया है और हाइट दिया है 40। तब देखिए गुना भाग कीजिए, आपका जो आंसर आ जाए 40। देखिए कुछ कीजिए, यहाँ पे 0 से 98 हो गया, मतलब ये 0 से काट दिए। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया, तो कुछ इसको कीजिए। 4 रूट में है तो डायरेक्ट हम 2 निकाल दे रहे हैं इसका गुना में। अब इसको दोनों गुना करते हैं, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19। देखिए 196 का रूट करेंगे तो 14 जाए, यानी कि इधर से 14, उधर से 2, 14 दूना 28। देखिए 28 मीटर पर सेकंड इसका। देखिए आपका आंसर तो यहाँ आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये नंबर आपका जो ऑप्शन है ये वही होगा। डायरेक्ट हम 2-3 को फार्मूला बता दिए आपको। देखिए फिर से अगर फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। एक को पहले का नाम बताते हैं हाइट निकालने के लिए, मतलब कि इतना स्पीड से फेंके तो कितना हाइट जाएगा। तो h = u²/2g, ये याद रखिएगा। दूसरा बताते हैं टाइम निकालने के लिए, मतलब कि इतना स्पीड से फेंके शुरू में नीचे से तो कितना समय बाद हाथ में चला आएगा। टाइम = 2u/g। और एक तीसरा फार्मूला जो अभी हम आपको बताए हैं कि फाइनली वेलोसिटी निकालने के लिए v = √2 × g × h। समझ में आ गया, ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। 3 को एक और एस वाला बताए थे,
वो भी तो ध्यान लिख लीजिए। एस इजिकल टू यू टी प्लस आप एच स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन कब जब टोटल का निकालना होता है। लेकिन हमें एक तीसरे सेकेंड चौथे सेकेंड सब निकालना होता है। फॉर्मूला है यू प्लस हाफ इंटू ए टू टी माइनस वन, याद रखिएगा 2t माइनस 1। एक दो इस पर सवाल बनेगा तो एकदम आराम से, और लगातार इस प्रकार का क्वेश्चन आते रहेगा तो एकदम आप 30 दिन जुड़े रहिए, आपको एकदम पूरा चीज़ हो जाएगा परफेक्ट। इसमें कोई आप चिंता मत करें। और देखिए अब हो गया। अब देखिए तो बना दिया 23 नंबर। देखिए 23 नंबर में क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो। देखिए इसके पहले भी हम जिक्र किए थे एब्सोल्यूट जीरो का है का मान क्या हो। देखिए फ़ारेनहाइट सेल्सियस में भी बदलने का क्वेश्चन आता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदले। तो देखिए कि उसका डायरेक्ट हम फार्मूला बता दे रहे हैं। फ़ारेनहाइट का फार्मूला जो होता है वो 9/5 इंटू सी प्लस 32, बस ये याद रखिएगा। अब दोनों मत याद रखिए, ना तो इधर वाला 32 जोड़ना तो घटा दीजिएगा, 5 9/5 गुना करना तो भाग दे दीजिएगा। तो एक एक फॉर्मूला याद देखिए, दोनों काम हो जाएगा। अब जब सेल्सियस दिया तो सेल्सियस पर सेल्सियस भरिएगा, और फ़ारेनहाइट दिया तो फ़ारेनहाइट के जगह पर सेल्सियस निकाल के गुना भाग प्लस माइनस एक्स वाई का वैल्यू निकालने आता है, सिंपल से बन जाएगा। तो बस याद रखिएगा फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 गुने सी और प्लस 32। बस याद रखिए नाइस आप कैसे याद रखिएगा, आप सोच लीजिए 9 इंटू सी, बस एन सी याद रखिए, या फिर एन सी नहीं याद रखिएगा तो कुछ और याद रखिए। नाइस याद रखिए, नाइस से याद हो जाए तो ठीक है, 9C ऐसे कुछ याद रखिए। नाइस याद रखिए, नाइस का गोली खाया जाता है ना, आदमी का दर्द होता है, तो बस ऐसे याद रखिए। नाइस से एन सी जब याद रहेगा तो समझ लीजिए कि 32 जोड़ना ही है, सी के बाद 32 जुटता है, तो बस ऐसे याद रखिएगा आप अपने से तरीका। अब देखिए इसमें करना क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य। अब समझिए कि परम शून्य हमको बताए थे कि परम शून्य कब होता है, जब टेम्परेचर माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस चल जाए। कितना बताते हैं, माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस चला जाए तब उसको कहते हैं परम शून्य। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, आदमी का कोई पता नहीं वो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बनेगा कि दूसरे कुछ बन जाएगा। लेकिन जो कंडक्टर मतलब कि रबर जो होता है, रबर जैसे रबर सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है, लेकिन इतना टेम्परेचर लग जाए माइनस में तो क्या हो जाएगा कि वो मतलब कि कंडक्टर बन जाएगा। और जो कंडक्टर है अगर इसको इतना टेम्परेचर ले तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, मतलब उसमें कोनो रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो सब बहुत एक्सपेरिमेंट है, लेकिन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस ले आना भी कम बात नहीं है। वो सब बहुत सारा क्रिटिकल गैस मिलता है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, ये सब देखिए कि माइनस में इसका टेम्परेचर आता है। जैसे ही वातावरण में ये सब लगेगा हवा में उड़ना ही है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट देखिएगा, आपका हिंदी में एक्सपेरिमेंट सब बताता है, देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा कि सब कैसे रिएक्शन होता है। तो एक केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो हम आपको पढ़ेंगे कि जब रिएक्शन देखिएगा तब आपको केमिस्ट्री का असली मज़ा आए। नहीं तो आप इस तरह से पढ़िएगा हाइड्रोजन रिएक्शन किया तब मज़ा नहीं आएगा। जब उसको देखिएगा आप आँख से एक्सपेरिमेंट में, तब आपको पढ़ने के प्रति लगाव होगा कि भाई ये कैसे होता होगा, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। मान चलिए कि अभी कोई चैनल खोलते हैं चाहे एक्सपेरिमेंट करने का, आपको एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन क्या होगा ये पता होगा तब ना रिएक्शन कीजिए, नहीं तो घर में आग लगा दीजिएगा। हो सकता है उसके पहले जानना जरूरी है कि भाई हाँ ये सब रिएक्शन करेगा, तो सोडियम पानी में जाता है तो क्वेश्चन ब्लास्ट करता है, ये सब पता हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई जो पहला इस ब्लॉक का जो होता है कि जो क्षारीय मृदा वाला जो धातु होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है, मतलब कि बहुत ही रिएक्शन करता है जल्दी, क्रियाशील अभिक्रियाशील में बहुत जल्दी रिएक्शन होता है। भाई होता क्या है, मतलब ये होने से होता क्या है, ये सब होने से जैसे कि आप सोडियम बहुत रिएक्शन होता है, उसको ऐसे आग जैसे कि ऐसे ही अगर छोड़ दिया जाए हवा में तो आगे धलेगा, आसाना रिएक्शन होता है हवा से। इसलिए इसको पढ़ा जाता होगा कि आपको इसको सोडियम में डुबा के रखिए, जैसे किरोसिन में डुबा के रखिए, इसको पढ़ा जाता है ना। अब कहा जाता है कि जो है ब्रोमीन होता है, देखिए उसमें लाइट में रिएक्शन हो जाता है, इसलिए उसको ड्राई मतलब कि वैसा जगह पर रखा जाता है जहाँ पर धूप नहीं आता। तो ये सब कैसे होता है, ये सब उसका खूबसूरती है केमिस्ट्री का। तो जब आपको केमिस्ट्री बताएंगे तो और मज़ा आएगा। हम हर एक चीज़, क्योंकि हम खुद एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हम मानते हैं कि थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट देखिए तो उसमें पढ़ने का आपको बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ सिखाने के बताएंगे जो आपको टीचर नहीं बताएगा। हम आपको कह देते हैं टीचर आपको सिर्फ किताब में बताएगा, लेकिन हम उसको कैसे इस्तेमाल करें रियल लाइफ में, और उसको एक एक चीज़ मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो हालांकि है, लेकिन इसमें और भी बहुत चीज़ बताएगी जो आपको मज़ा आएगा। तो चलिए ये हमारा देखिए अभी हमारा क्वेश्चन था कि फ़ारेनहाइट स्केल के नाम पर जो है एब्सोल्यूट जीरो का मान कैसे क्या करना है। तो एब्सोल्यूट जीरो में बस सेल्सियस की जगह पर आपको क्या भर देना है, -273। अब देखिए माइनस प्लस करके जो भी आंसर है गुना भाग तक कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। मतलब हमको मेन था फार्मूला सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर आपको डिस्कस कर देना, ये आप भर के रखिए तो जो भी आंसर आ जाए। अब आंसर हम तो देखे नहीं है कि आपको बताते कि भाई क्या आएगा, आप देख लीजिएगा जो भी है, क्योंकि हम जितना भी आंसर बताएं आपको आंसर लिया कर ही बताएं, कुछ ये करके बताए नहीं है। 24 नंबर देखिए, एक 20 मीटर लंबी छड़ है, क्या है 20 मीटर लंबी छड़ है, इसके दोनों अंतों पर 8 किलो तथा 12 किलो का भार लटेगा। अच्छा ये बताइए, यदि छड़ का भार 6 किलो हो तो संतुलन बिंदु 12 किलो भार से कितनी दूरी पर होगी। देखिए सवाल बनेगा कैसे आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सवाल देखिए
ये भी आपको ये क्लास 12th का सवाल है। क्लास 12th में जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़िएगा, मतलब कि किसी वस्तु का, जैसे कि सेंटर ऑफ मास का मतलब समझिए क्या है। जैसे कि वो डंडा ले लिया, हम डंडा ले लिया, मतलब मोटा डंडा है। अब देखिएगा, अब अंगुरी में लगा, इसमें अंगुरी लगाइएगा तो देखिएगा जब तक आप बीच में अंगुरी रखिएगा, मतलब कि इधर अंगुरी रखिएगा तो फिर डंडा इधर साइड गिर जाएगा, फिर थोड़ा और बढ़िएगा तो फिर गिर जाएगा। लेकिन एक जगह ऐसा बीच में आइएगा जहाँ पर अंगुली रख दीजिएगा तो ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, मतलब कि बैलेंस हो जाएगा, समझे। मतलब कि भार जो है दोनों पर क्या हो जाएगा, संतुलन में आ जाएगा, बैलेंस, उसको संतुलन हो जाएगा। तो जहाँ पर बैलेंस, जहाँ संतुलन हो जाएगा ना, वही इसको कहता है कि सेंटर ऑफ मास। मतलब कि जितना वस्तु है, इसका वस्तु का कुछ ना कुछ वजन होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम, मतलब यहाँ जो सेंटर है, ये इस बिंदु पर इधर भी 100 ग्राम होगा तो इधर भी 50 ग्राम बढ़ जाएगा, इधर भी 50 ग्राम। अब दोनों जब वेट बराबर हो गया तो ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, उसको कहते हैं संतुलन बिंदु। तब देखिए इसका काम क्या है, इसका है पढ़ाया जाता है भाई, इसको कुछ पढ़ाने का। देखिए आपको जितना भी चीज़ पढ़ाया जाता है, कोनो चीज़ बेकार नहीं होता है। आपको लगेगा सवाल बनाने का एक कवास चीज़ पढ़ा दिया गया है, कोई चीज़ कवास नहीं होता, सब काम है। आप जब क्लास 10th में जाइएगा, फिर आप जो 9वां में चीज़ जो क्लास 9th में पढ़े हैं वो चीज़ आपको फिर से 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा। जो क्लास 10th में पढ़े हैं वही चीज़ आपको क्लास 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा। मतलब उसका और बढ़ा करके आपको, मतलब एक्सपेंड करके और आपको विस्तार तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप उसमें देखिएगा 11th में जितना चीज़ है, और जो आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसका चीज़ आपको बेसिक रीजन पढ़ाना चाहते हैं। मान चले कि आप सेटेलाइट पढ़ना चाहते हैं तो GM ये सब का है, वही चीज़ है। मतलब एक सेटेलाइट को कितना दूर से फेंका जाए तो कहाँ चल जाएगा, ये सब चीज़ आपको पढ़ाया जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ना चाहते हैं, उसका एगो आप, इसलिए आपको क्लास 12th में हीट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बहुत चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो देखिए आपको सेंटर ऑफ मास अभी निकालना है। देखिए इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें भी टाइम लगेगा। पहले तो देखिए इसमें कहा गया कि देखिए 20 मीटर का लंबा छड़ है, छड़ मान लीजिए 20 मीटर है, इसका भी वेट दिया। मान लीजिए छड़ है तो वेट तो जरूर होगा, इसमें कोई है, इसमें दोनों अंतों पर 8 kg 12 kg छड़ का भार 6 kg है, और इसका जो टोटल लेंथ है वह 20 मीटर। देखिए वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए हम क्या करेंगे, कभी इसमें 25 को बता दे रहे हैं, 25 अगले हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, और फिर फिजिक्स में 20 को, जो भी हम बता रहे हो विस्तार तरीके से बता दे रहे हैं। आपको हम कहने कि 30 दिन आप हमारा दीजिए, एकदम आपका परफेक्ट हम दे देंगे, ये हम गारंटी देते हैं। 20 मीटर होगा, 20 मीटर में एक्सपैंड है, और इसका भी वेट है 6 kg। और इसमें क्या किया है कि 2 को लगा दिया गया है, 6 kg का एक वेट लगा दिया गया है। 6 kg तो इसका ही वेट है, 8 kg का लगा दिया। मान लीजिए कि 8 इधर है और इधर है कि 20 kg का, 12 kg का है, 12 kg। अभी कह रहा है कि अब देखिए हम देखने से कहा लगा कि रे भाई इधर 8 हेने है, 12 हेने है, तो इधर गिर जाएगा। मान चलो ज़्यादा भार है तो इधर में गिर जाएगा कि नहीं। लेकिन कह रहा है कि नहीं, आप एक वैसा पॉइंट खोजिए जहाँ पर आप, मतलब कि बिंदु खोजिए, संतुलन बिंदु खोजिए जहाँ से गिरे नहीं। मतलब कि ऐसा पॉइंट खोजिए जहाँ से इसका वेट, जैसे कि अब देखिए 20 मीटर में पूरा चीज़ जो है रॉड फैला हुआ है, मतलब 6 kg का विस्तार, 6 kg वेट है ना जी, वो जो 20 मीटर में फैला है कि नहीं। यानी कि अगर 20 भाग में इसको बांट देंगे, 20 मीटर में है ना, इसको 6 kg, मतलब कुछ मीटर पर इतना देर पर 1 kg होगा, फिर इतना देर पर ऐसे ही करते करते क्या होगा, 6 kg बांटा होगा पूरा रॉड का। तो हम निकालना है जैसे कि 20 मीटर पर इक्वेशन बनेगा कि 20 मीटर पर कितना kg है, 6 kg, तो 1 मीटर पर कितना होगा, 6/20, मतलब इतना kg का विस्तार हुआ होगा। तो उसी तरीके से निकालेंगे। तो इसमें कहा कि वैसा पॉइंट निकालिए जहाँ से जो है संतुलन पॉइंट हमको मिल जाए। देखिएगा दिया हुआ है कि यदि छड़ का भार 6 kg है तो संतुलन बिंदु निकालना है कि कहाँ पर होगा, जहाँ पर हम हाथ रखेंगे तो न इधर गिरेगा ना उधर गिरेगा, और उसका जो दूरी बताना है वो 12 kg से बताना है। मतलब यहाँ से हमको दूरी बताना है, यह 12 kg। तो देखिए कैसे होगा। पहला नंबर कि इसका वेट ज़्यादा है, तो जब इसका वेट ज़्यादा है हमको दोनों को भार बराबर करना है, इसका वेट कम है, यानी कि इसमें इधर वाला पोर्शन ज़्यादा जुड़ेगा, इसका 6 किलो वाला, तब ना इसका वेट ज़्यादा होगा, और इधर छड़ वाला इसका कम मिला क्योंकि इसका पहले ही से ज़्यादा है 12। मान लीजिए दोनों चीज़ हमको बराबर करना है, अब समझिए कि 12 करना है, तो हमको क्या करेंगे, इधर 12 kg है, 12 kg है, इधर 8 kg है, तो इसमें हम मान चले हम 2 kg जोड़े तो 12 2 14 हो गया। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तब तो ही बराबर होगा। तो इसलिए इसमें जो इसका डिस्टेंस जो होगा इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा, और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये सब सवाल बनाइएगा, तब फिर से आपको सवाल फिर से बनवाते हैं। देखिए आप सब चीज़ समझा दिया, अब देखिए फिर से आपको बनवाते हैं। ये हो जाए 6 kg, ये होगा 20 मीटर, ये है 8 और ये है 12। तो इसका पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, हमको नहीं पता। जैसे कि एज यूज का सवाल आप बनाते होंगे क्लास टेस्ट में, देखिए एज नहीं पता होता क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि जो 12 से जो इसका डिस्टेंस है एक्स है, इधर से एक डिस्टेंस इसका एक्स है,
और इधर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 - x, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है 20 मीटर। तो जब इधर x हो गया तो इधर कितना हो जाएगा 20 - x, यानी कि उसका 8 kg वाला वेट से सेंटर ऑफ मास यहाँ बिंदु मान लेते हैं तो इसका 20 मीटर x। लेकिन हमको वो नहीं पूछा है, हमको पूछा है कि 12 से बताया, यानी कि खाली हमको x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, अब डिस्टेंस हम x मान लिए। अब हम जानते हैं कि ये पूरा रॉड है तो रेड का जब हम यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, इसका रॉड का भी कुछ x मीटर में कुछ ना कुछ वेट होगा। तो उसमें कितना वेट है प्लस नीचे से हम 12 लटका ले, ये दोनों को जो 8 किलो है और 8 किलो के भाग में कितना रॉड वाला वेट कितना है, दोनों को जोड़ करके गुना करके बराबर कर देते हैं। मतलब करेंगे क्या, आप देखिए x निकाले हम, कहें कि सेंटर ऑफ मास से जो है संतुलन बिंदु से कितना दूरी माने x का 12 वाला का। देखिए हम क्या करते हैं, कहेंगे कि जब 20 मीटर है तो टोटल रॉड का वेट कितना है 6 kg। तो जब 1 मीटर होगा तो 6/20। तो जब x मीटर होगा 12 से हम x माने, उसके भाग में भी कुछ जाना चाहिए तब ना उसके दोनों को बराबर करेंगे। तो बस x कर देंगे डायरेक्ट। अब देखिए काट दीजिए यहाँ पर 3 दूनी 6, कोई काटने पर गलती नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। 3 दूनी 6, 10 दूना 20, यानी कि 3x/10। 3x/10 का हो गया वेट हो गया, किधर साइड में 12 साइड में 3x/10 जो है वेट हो गया। और अब x के जगह पर क्योंकि x था और 8 वाला से जब नापेंगे तो उसके जगह पर कितना था, इसमें 3/10 ही रहेगा। और 8 मीटर वाला से हमको निकालना है तो वो हो जाएगा 20 - 1। x के जगह पर कितना है 20 - x, बस यही है। मतलब कि जो 8 है और ये है 12, हम संतुलन बिंदु निकाल लिए यहाँ। तो रॉड का वेट जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा 3x बटा कितना था 10 था, 3x/10। और इधर साइड में जो रॉड का वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 20 - x, क्योंकि टोटल लेंथ जो है 20 है तो बस 20/10। तो ये इसका वेट है। अब हम क्या करेंगे कि इतना वेट, ये दोनों वेटे है तो इसका वेट रॉड वाला प्लस इसका वेट, ये दोनों को जोड़ करके और इसका वेट और ये 12 किलो में इसका जोड़ करके और इसमें फिर हम 20 - x से गुना कर देंगे, क्योंकि वो फार्मूला होता है। जब ना जैसे देखिए क्लास 12 का एक कॉन्सेप्ट है, वो होता है टॉर्क होता है। टॉर्क मतलब टॉर्क का सिंबल इसे दिया जाता है टॉर्क का फार्मूला था फोर्स गुने रेडियस, यही फार्मूला है। अब देखिए ये अब एगो कोई भार है, अभी हम इसका संतुलन बिंदु खोज दिए तो संतुलन बिंदु पर क्या होता है कि ना इधरे साइड जाता है ना इधरे साइड जाता है, मतलब कि टॉर्क हो जाता है 0। मतलब टॉर्क मतलब का घुमाने के लिए, जैसे कि आप देखिएगा रिंच अब खोलते हैं, रिंच खोलते हैं कि नहीं, आप देखिए कॉल उल जब खोलते हैं तो एगो नॉट होता है। तो रिंच खोलने के लिए ऐसा का एगो रिंच नहीं होता, 2 ओर से गोल रहता है तो एगो फंसा के यहाँ घुमाते हैं तब ना खुलता है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ से आपको खोलना है तो टॉर्क मतलब कि घुमाओ। तो देखिए आप यहाँ से एगो फोर्स लगाते हैं, जैसे कि आप देखिए नॉट बोल्ट खोलना हुआ तो यहाँ से आप रिंच 2 लगाते हैं, 2 वाला रिंच होता है ना, तो यहाँ से आप एगो फोर्स देते हैं कि नहीं, यहाँ से आप फोर्स देते हैं और ये हो गया आपका रेडियस, यहाँ से आपका फोर्स। तो ये फोर्स गुने रेडियस यही होता है टॉर्क। टॉर्क मतलब घुमाने के लिए कितना चाहिए बॉल, बस वही टॉर्क, समझ रहे, फोर्स × r, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोर्स का काम किया। अब देखिए हाई नीचे है 8 kg है, 12 kg है और ये हो गया हमारा पॉइंट। तो समझिए ये हो गया रेडियस, ये हो गया फोर्स। फोर्स मतलब नीचे लगता है कि नहीं, वेट लगता है कि नहीं, वेट इक्वल टू mg। तो mg भी क्या है फोर्स है, तो बस फोर्स इधर साइड और इधर साइड रेडियस, तो वही टॉर्क जैसा है। तो दोनों को वेट, अब mg निकालने के लिए क्या चाहिए हमको 8 kg प्लस इसका जितना आया है 20 - x × 3/10, ये दोनों हो गया वेट यानी कि मास हो गया। फिर मास में हम g से गुना करेंगे तो मास फोर्स आ गया, और फोर्स × रेडियस, रेडियस कितना था 20 × x, फिर वो गुना करेंगे, मतलब कि x² बन करके लंबा आ जाएगा लेकिन आंसर बन जाएगा। और वही बात कि सर जी पकड़े कैसे, आप डायरेक्ट इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन में ऑप्शन भर के देखिए कि इसमें एक्शन दोनों बराबर हो जाएगा, बस उससे आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, आप ऑप्शन भर के देखिए आप बस बराबर हो जाएगा, समझे, ये भी एक तरीका है। और नहीं तो उससे भी तरीका आसान। अब देखिए mg जब जानते हैं कि mg दोनों साइड लगता है, जीजू घटा, देखिए डायरेक्ट तरीका हम आपको और भी बताते हैं, लेकिन वही एक तरीका है ऑप्शन से भर के आप जल्दी इक्वेशन लिख दीजिए। लेकिन आपको समझ में नहीं, क्योंकि अगर भले आप पढ़े होंगे, क्योंकि क्लास 12 का आंसर है, इस आपको दिया है क्लास 10 में बात, डिस्ट्रीब्यूशन हाई लेवल है। बस हम आपको एगो उधर से छोड़वाए हैं, एगो इधर से छोड़वाए 2-3 को, मतलब कि आपको पूरा तो बनेगा नहीं, इसमें बनेगा सवाल लेकिन हो जाएगा लंबा, इसको छोड़ने में ही आसान है। आपको तरीका बता दिए कैसे क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएं, इसके अलावा भी हम बताएं कि कैसे सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल होता है। 25 नंबर में देखिए एकदम वही कॉन्सेप्ट है, संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है। अभी आपको पढ़ना होगा, ये सब है द्वितीय श्रेणी का उत्तरक, प्रथम श्रेणी का उत्तरक क्या है, वेट है, पी है, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें देखिए इसमें होता क्या है कि एक तो फोर्स इधर से लटकल है और ये वेट 2 को फोर्स हो गया, एक और से ढकेल रहा है। ये प्रथम हो गया कि उत्तर होगा, द्वितीय होगा उत्तरक होगा, ये सब आपको परिचय